नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है सर। आज शुरुआत करेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी में चोरी की खबर से, क्योंकि वहां बहुत एक्शन इस वक्त चल रहा है। लेकिन पहले आपको लखनऊ से आई एक तस्वीर में दिखाता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अच्छा इस तस्वीर के बड़े मायने हैं। योगी आदित्यनाथ जी थोड़ी देर पहले लखनऊ के मेदांता अस्पताल में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मिलने के लिए पहुंचे हैं। उनका इलाज यहां पर चल रहा है मेदांता हॉस्पिटल में, और अध्यक्ष यही हैं ट्रस्ट के। मुख्यमंत्री योगी ने महंत नृत्य गोपाल दास का इलाज कर रहे डॉक्टर्स से उनका हालचाल लिया, पूछा है, हेल्थ अपडेट लिया है, और डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री योगी को बताया है कि महंत जी की कंडीशन में लगातार उनकी निगरानी की जा रही है और फिलहाल इन्फेक्शन कंट्रोल में है। आपको बता दें, महंत नृत्य गोपाल दास पिछले 5 दिनों से आईसीयू में थे। सांस लेने में तकलीफ और इन्फेक्शन की उनको शिकायत है। तो ये तो एक पहलू है, और अब ये भी बातें उठ करके लोग कहना शुरू कर चुके हैं कि अध्यक्ष तो वो हैं, लेकिन उनकी सेहत उनको इस बात की इजाज़त कभी नहीं दे पाती थी कि वो ट्रस्ट के कामकाज में, मंदिर के रखरखाव में बहुत ज़्यादा कुछ योगदान दे पाते। और अब ये जितना पिछले 1 महीने से हंगामा आप देख रहे हैं, उस बीच ये मुलाकात और ये तस्वीर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जाहिर है खबरें तो नृत्य गोपाल दास जी की पहुँचती रही होंगी, उनको मालूम होगा क्या कुछ हो रहा है और दुनिया में क्या बातें हो रही हैं राम मंदिर में जिस तरीके से चोरी हुई उसको लेकर के। तो ये एक तस्वीर अभी अभी आई थी, इसकी आगे हम लोग बात करेंगे। फिर आपको मैं बताता हूं कि जांच में इस वक्त कैसे रफ्तार आई हुई है, और जांच पुलिस की और एसआईटी की रडार पर कौन कौन है। खासकर 3 नाम, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव। जांच एजेंसी सभी से पूछताछ कर रही है। एसआईटी को एक्सटेंशन मिला है, कल दूसरे दौर की पूछताछ हुई अनिल मिश्रा और गोपाल राव से। उनसे आज भी पूछताछ हो सकती है। एसआईटी एक बार फिर राम मंदिर परिसर में है। कल एसआईटी ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव से बंद कमरे में करीब 5 घंटे तक पूछताछ की थी। खबर तो यह थी कि पहले अनिल मिश्रा से पूछताछ की गई। अच्छा, अनिल मिश्रा एक मुख्य किरदार के तौर पर उभर रहे हैं, क्योंकि इनके पास जिम्मेदारी बहुत थी, और इनके बारे में ये खबरें भी आई कि पहले दौर के पूछताछ में इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं किया था, बहुत कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, ये भी बताया गया था। तो पहले इनसे पूछताछ हुई बंद कमरे में। उस दौरान गोपाल राव को बाहर इंतजार कराया गया एसआईटी के द्वारा, वो बाहर बैठे रहे। फिर उनको अंदर बुलाया गया। फिर 2 घंटे तक इन दोनों से जो है पूछताछ एसआईटी करती रही है। एसआईटी ने गोपाल राव और अनिल मिश्रा को उनकी बैंक डिटेल्स और मंदिर में कर्मचारियों की ज्वाइनिंग कैसे कराई जाती थी, इससे जुड़े दस्तावेजों के साथ बुलाया है। गोपाल राव और अनिल मिश्रा के अलावा आज चंपत राय से फिर पूछताछ हो सकती है। उनसे पुलिस और एसआईटी दोनों बात कर चुके हैं इससे पहले। एसआईटी को दरअसल यह शक है कि चढ़ावा चोरी में सिर्फ ये 8 लोग नहीं थे जो कि पकड़े गए हैं, बल्कि इस वक्त इसमें और भी लोग हो सकते हैं, और उन सब तक पहुंचना एसआईटी ज्यादा जरूरी समझ रही है। चढ़ावा चोरी को लेकर रिकवरी की बात करें तो अब तक हुई बरामदगी में सबसे ज्यादा पैसा अविनाश शुक्ला के पास से मिला है। उसकी जिम्मेदारी राम मंदिर के अंदर दान के पैसे की पैसों को काउंटिंग कक्ष तक पहुंचाने की थी, और आरोप है इस दौरान उसने सबसे ज्यादा गबन किया और लाखों रुपए साफ किए, और इन पैसों से उसने गांव में नया घर बनवाया। पुलिस अब अविनाश की भी तमाम संपत्तियों की पड़ताल कर रही है। चंपत राय की करीबी टिन्नू यादव से भी पूछताछ की जा रही है। मैं आपको केशव मौर्य जी का बयान दिखाता हूं। केशव मौर्य दरअसल ये कह रहे हैं कि ये तो ठीक है, चोरी हुई, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इस पे एक पब्लिक डिस्कोर्स किया जा रहा है, सार्वजनिक बहस का मुद्दा बना दिया गया, इतना बड़ा मामला भी नहीं है। वो अभी सुनते हैं, लेकिन अभी तक की ये जो एसआईटी की जो दूसरे दौर की राउंड की जो पूछताछ है, इसके बारे में बात कर लें। त्रिपाठी जी, पुलिस कर रही, एफआईआर हो चुकी, गिरफ्तारियां हो गई, रिमांड भी हो गई, पुलिस की पूछताछ जारी है। एसआईटी को एक्सटेंशन मिलना और दूसरे राउंड में पूछताछ में आकर फिर इन 3 मुख्य किरदारों से दोबारा बातचीत होना, ये क्यों अहम है? एसआईटी और पुलिस का रोल अलग अलग समझना चाह रहा हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसको कहा गया कि चूंकि एफआईआर नहीं है तो स्पेशल इंक्वायरी टीम है, तो सही मायने में जिस दिन एफआईआर हो गई उसके बाद एसआईटी असली एसआईटी बनी। पहले तो ये था कि वो जांच कर रहे थे, लेकिन क्या उनको वो संविधान के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत वो अधिकार, वो दायरा था? तो शायद वो नहीं था। अब चूंकि एफआईआर हो गया तो उसमें कोर्ट का प्रोसेस भी जुड़ गया, पुलिस जुड़ गई, जांच जुड़ गए, एविडेंस को पुख्ता करके रखा जाएगा। क्योंकि जब पहले चंपत जी ने रिकवरी कराई थी, वो भारत के कानून के साथ नहीं थी। इसको एकदम स्पष्टता समझिए। जब ये समझेंगे तब समझ आएगा कि एसआईटी का आपका रोल क्या है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, उनसे बहुत ठीक से पूछताछ होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले जो था, पहले चरण में वो सारी चीजें सामने आई। वो 8 लोग जो पता नहीं कैसे दुस्साहसी लोग थे कि उसके बाद भी वो घूम घूम कर मीडिया में बयान दे रहे थे, यूट्यूब पर जा रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई।
उनमें से एक से जेल में पूछताछ हो रही है, उनकी संपत्तियों की जांच हो रही है। और मेरा मानना है कि कई बार हम जैसे कहते हैं ना, तो एसआईटी अगर देखे कि वो पैसे से ही घर बना है, जैसे एसआईटी पूछेगी ना, तो एक बार बार कहा जाता है मनी ट्रेल, ये ईडी के मामलों में हम लोग खूब सुनते हैं, तो यहां कोई हवाला तो नहीं, यहां तो सीधे चोरी है। तो मनी ट्रेल अगर मिलती है और ये जितने ये मिश्रा, यादव या जो भी लोग हैं, उनके जिसके भी घर तक पहुंच रही है, मेरा सुझाव है कि ये इस बार बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। क्यों? उसको कब्जा कीजिए और धर्मशाला बनाइए, अयोध्या जाने वाले लोगों का वो निवास होगा। ये जो बुलडोजर चला देते हैं ना, जैसे एक जगह था हमारे प्रयागराज में, वो बुलडोजर चला था अतीक अहमद की संपत्तियों पर, तो उस पर क्या था, प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के घर बने थे कि भाई ये कर दिया, ये अच्छा है। मेरा ये मानना है कि जब आप बुलडोजर चला के सिर्फ ध्वस्त कर देते हैं तो वो टीवी के हेडलाइन में अच्छा लगता है, हम लोग डिबेट में भी कहेंगे अरे वाह योगी जी ने कमाल कर दिया, लेकिन कमाल कब होगा? कमाल तब होगा जितना राम भक्तों का चंदा गया है वहां पर आप धर्मशाला बनाइए, राम जी के नाम पर वो बनाइए और उसको उन लोगों को बाहर कीजिए, बेदखल कीजिए। वैसे बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं, ये अनुकल्प मिश्रा और कुछ मिश्रा जो है, इनके घर नहीं उस सबके घर पे चलाइए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये सामान्य घटना नहीं है। और मैं इससे सहमत नहीं होता हूं कि इस पे इतनी चर्चा क्यों हो रही है। अरे भाई, इस पे चर्चा होनी ही। एक बात सुन लेते हैं, चलिए ना, केशव जी का बयान सुना दीजिए। केशव मौर्य कह रहे हैं कि इतनी सार्वजनिक चर्चा की क्या जरूरत है, जांच हो रही है। वहाँ जो घटना घटी है उसकी एसआईटी भी और एफआईआर करके पुलिस भी जांच करने का काम कर रही है, जांच का इंतजार करिए। लेकिन विपक्ष को श्री राम जन्मभूमि मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जो कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और रसातल में जा रही है। जिन लोगों ने वहाँ कर्मचारी के रूप में सेवा की है और लोगों ने इस प्रकार से चोरी करने की घटना की जिसकी जाँच चल रही है, वह निश्चित तौर से पीड़ाजनक है, उसको किसी भी दृष्टि से अनुचित ही माना जाएगा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जो परम तपस्वियों की तरह काम किए हैं, उसमें आदरणीय चंपत राय जी सहित तमाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, उन सबको इस प्रकार की घटना से पीड़ा है। लेकिन इस विषय को जितना चर्चा का विषय बनाया जा रहा है, उतना बड़ा चर्चा का विषय बनाने का कोई औचित्य नहीं है। वो कह रहे हैं इतना बड़ा चर्चा का विषय बनाने का औचित्य नहीं है और तपस्वी की तरह जीवन रहा है चंपत राय जी का। जी समीर, अब केशव प्रसाद मौर्य तो इतने आराम से बोल रहे हैं कि चर्चा मत कीजिए, जिस तरीके से उनको पूरी राजनीति में भ्रष्टाचार की जो आदत पड़ गई है कि सरकार में भ्रष्टाचार, विभागों में भ्रष्टाचार, तमाम जगह जब भ्रष्टाचार है तो राम मंदिर में भी भ्रष्टाचार हो गया, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो जिस हल्के तरीके से वो राम मंदिर के चढ़ावा भ्रष्टाचार को ले रहे और कह रहे इसकी चर्चा नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है बहुत दुखद है। उनसे इस तरीके से बयान की उम्मीद नहीं थी। उनको ये कहना चाहिए था कि ये सार्वजनिक विमर्श में इसकी चर्चा होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो, सच्चाई आना चाहिए और पूरी बात जो है सार्वजनिक रूप से आना चाहिए कि इसमें कौन लोग शामिल थे, कौन शामिल नहीं थे। किसी को भी छुपाने की और किसी को भी कवर करने की जरूरत नहीं इस पूरे मामले को लेकर। अब एसआईटी की जो बात चल रही है कि एसआईटी लगातार कर रही है, मुझे लग रहा है इनका बैकग्राउंड विश्व हिंदू परिषद का है, पूरी से ही है, सही है ना, विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा दल से इन्होंने शुरुआत की थी, कौशाम्बी से, और अशोक सिंघल जी के बहुत प्रिय थे वो निश्चित रूप से उस मामले में लेके। और फिर अब भाई उप मुख्यमंत्री है, जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो इनकी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि किसी को बचाया जाए। मतलब जिस तरीके से वहाँ की राजनीति है। और मुझे लग रहा है जो एसआईटी की जो बात चल रही है कि एसआईटी जिस तरीके से कर रही है, एसआईटी ने एफआईआर दर्ज करने के बाद अब जिस तरीके से 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से लगातार योगी जी का जो बयान आ रहा है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुझे लग रहा है योगी जी ने कह दिया है कि भाई कोई कितना भी बड़ा हो, कोई कितना भी बड़ा सुरमा हो, किसी को छोड़ना नहीं है। जिन जिन लोगों ने इसकी भूमिका हुई है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, सीधे रूप से या इनडायरेक्ट रूप से, जिन्होंने इसमें शामिल रहे हो, जिन्होंने पैसा खाया है वो भी नपेंगे और जिन्होंने पैसा खाने वाले को पशरा दिया। आपको योगी जी का और केशव जी का जो रुख है इस मामले में विपरीत दिख रहा है? बिल्कुल विपरीत दिख रहा है इस मामले में। योगी जी का रुख इस तरह से कभी नहीं रहा। योगी जी ने बहुत क्लियर बोला कि दूध का दूध पानी का पानी करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। कभी योगी जी ने ये नहीं कहा कि इस मामले को लेकर चर्चा नहीं होना चाहिए। कभी योगी जी ने ये नहीं कहा कि भाई इस व्यक्ति को मैं क्लीन चिट देता हूं। उन्होंने किसी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक बात बोली है, जो सच्चाई है वो सामने आना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये एक उदाहरण बनने वाला है भारतीय राजनीति में, जिस तरीके से इतने बड़े मामले को साफ कर रहे हैं। आपको कैसा लगा केशव जी का स्टेटमेंट? नहीं, मैं थोड़ा सा अचंभित जैसा हुआ। मुझे लगा आप बात राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की कर रहे थे, फिर आप खबर पर आ गए मुख्यमंत्री वर्सेस उप मुख्यमंत्री पर। सीधा सीधा वही है ये तो बयान से मुझे ऐसा ही लगा। मैं तो बाद में थोड़ी देर बाद समझा कि जब वो समीर जी बोले कि अच्छा ये राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर ही बात कर रहे हैं। बाकी खबर तो मुझे लगा कि ये मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोल रहे हैं।
मतलब उस दृष्टि से कि जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो भी मामला हुआ उस पर जो एक्शन लेने की बात हो रही है, और अभी आपने कहा कि बुलडोजर की भी तैयारी हो रही है, और मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। उसके बाद कोई उप मुख्यमंत्री उससे अलग लाइन पर चल रहा है। अलग क्या है वैसे सर इसमें? चंपत राय जी के खिलाफ तो कोई मुख्यमंत्री बोले नहीं होगी जी। नहीं, उन्होंने तो किसी के लिए खिलाफ नहीं बोला। चंपत राय ने चोरी की ये कहने वाले भी ऐसे कोई लोग नहीं आए। नहीं, ये तो कोई भी नहीं बोल रहा, जो विरोध वाले भी नहीं बोल रहे। विरोध वाले भी नहीं बोल रहे। तो ये यही तो कह रहे हैं भाई, इतना अब सरकार अपना इतना बचाव तो करती है भाई, इतना मत तूल दो मुद्दे को। तो मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बोला है? मंत्री जी का मुख्यमंत्री जी ने तो बोला है कि इसको तूल दो, इस पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। 4 बार ये बात हो गई है, और एक्शन पर वो लगे हुए, और जो रुख उन्होंने रखा उस पर तो उनको केवल इतना सा ही कह सकते थे मेरे हिसाब से, यदि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के तौर पर, कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा उसी रास्ते पर जांच चल रही है। लेकिन वो विश्व हिंदू परिषद के सदस्य रहे, एक्टिव रहे, अशोक सिंघल साहब के साथ काम किया है, राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन में भी वो रहे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन ये मसला मुझे उनके बयान में, मतलब जितनी मेरी समझ है उसमें, ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ा हुआ बयान नहीं लगा। इसका रेफरेंस है, इन्फ्रेंस ये है कि वो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ मत बोलिए, एक अलग लाइन के साथ लाइन पर नहीं। लेकिन सर वो अपनी सरकार के खिलाफ क्यों जाएंगे? वो तो वो चंपत जी के मैं भी साथ यही खड़े कह रहा हैं। हूँ, अपनी सरकार वो को तो चंपत जी के बचाता ही साथ खड़े हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद से रहे हैं, सिंघल जी के बहुत प्रिय वो तो शिष्य मैं रहे। कह रहा हूँ कि वो भाई इतना अंतर जरूर है कि मुख्यमंत्री ने चंपत राय जी के समर्थन में ऐसा कोई बयान नहीं दिया जैसा इन्होंने लाइन दिया। अलग हुई ना। यहाँ पर यहाँ अलग मैं है। ये कह रहा हूँ खिलाफ नहीं, लेकिन अलग सौरभ लाइन जी, पर है। थोड़ा सा इसको समझिए। मुख्यमंत्री जी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता स्वयंसेवक नहीं रहे हैं, और अभी मुख्यमंत्री जी शासन में उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है। उप मुख्यमंत्री के ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं होती। गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री जी के पास है, उनको बिल्कुल मुख्यमंत्री के तौर पर बोल रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के तौर पर बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री विश्व हिंदू परिषद की वजह से प्रोफेसर है, ये उनको ध्यान में। प्रोफेसर साहब, इसीलिए क्या वो सरकार के रवैये में कुछ अंतर हो गया क्या? नहीं नहीं, ऐसा क्यों? उधर ही कर आज ऐसे क्यों? बताइए सर। मैं कह रहा हूँ ठीक ही बोल रहे हैं हर्ष जी। और अध्यक्ष जी से मुलाकात अस्पताल में करने का योगी जी आज ही, चुप रहने का नहीं है सर इसमें। सर वो बोले उसके पहले एक लाइन सरकार किसी को बचा रही है क्या? मैं सीधे पूछता हूं। एक लाइन में बोल क्या देता हूं। केशव जी बचा रहे हैं क्या चंपत जी सर को? केशव जी का जो कहना था, जो केशव जी का बयान है ना कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, तो वो संदेश दिया है योगी जी को उन्होंने। चलिए इस पर बता दीजिए, सहमत है इससे? देखिए, समीर जी ने कहा, बहुत अच्छा कहा, हर्ष जी ने कहा, वो भी बहुत अच्छा कहा, और विजय जी ने भी बहुत अच्छा विश्लेषण किया है ना। इसमें और बाकी कुछ सहमत हैं, और इसमें बाकी कुछ कहने के लिए कुछ है बचा हुआ क्या? ऑन अ सीरियस नोट, क्या केशव जी का बयान किसी तरीके से चंपत राय जी को या किन्हीं और सीनियर लोगों को बचाने वाला बयान है क्या? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, चंपत जी को सभी कोई बचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और अल्टीमेटली जांच में भी बचाने की कोशिश होगी। और स्वाभाविक है कि मुझे ऐसा लगता है कि विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है, जो मैं भी मानता हूं, कि चंपत जी का निजी स्वार्थ में कोई जानबूझ करके उन्होंने घपला नहीं किया है। उनसे गलती जो है वो शुरुआत में जो निरपेंद्र जी ने कहा था, निगरानी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस के बजाय वो लोगों पर विश्वास करते हैं। आखिर 100 साल तक बड़ा संगठन खड़ा रहा, तो उसका कारण भी यही है कि आपसी विश्वास, अपने स्वयंसेवकों पर विश्वास, अपने लोगों पर विश्वास। और पैसा का समाजशास्त्र तो ऐसा है, आप देख ही रहे हैं कि सारे उसमें पीडीए से लेकर के एडीए वगैरह सब उसमें शामिल हैं। पैसा देख करके इन लोगों ने धोखा दिया, इनके विश्वास को धोखा हुआ है। चंपत जी ने फिर भी इनको बचाने की कोशिश की, और बचाने की कोशिश में ये वो गलती कर बैठे जो कानूनन ठीक नहीं है, जिसका विजय जी भी जिक्र कर रहे थे, जिसका हर्ष जी ने भी जिक्र किया था, और हम लोग सभी कह रहे हैं कि वो इतनी बड़ी गलती हुई है। लेकिन आपने कहा आपको ये भरोसा है कि अल्टीमेटली जांच में इन पर कोई आरोप नहीं आएगा। लेकिन एक बात मुझे बाकी दोनों के लिए भी कह सकते हैं। एक बात मुझे अनिल मिश्रा जी के लिए भी कह सकते हैं। अनिल मिश्रा जी के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा। इसके अतिरिक्त में क्या, ये जो सवाल है, मैंने एक सवाल छोड़ करके जा रहा हूं आपसे, कि क्या बैंक इतना इसमें बैंक के बारे में कोई बातचीत नहीं की जा रही है? हो रही है। बैंक ने कहा कि भाई इनके कहने पर हमने अपॉइंटमेंट किया था, ठीक है,
बैंक की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है, जिलाधीश की भी जिम्मेदारी बनती है, और ये सारी चीजें हो रही थी जिसका समीर जी ने भी जिक्र किया था कि भाई हमारे पास इंटेलिजेंस यूनिट होती है। इंटेलिजेंस यूनिट इसलिए भी वहां पर काम कर रही है क्योंकि राम मंदिर की सुरक्षा को खतरा है, इसलिए भी आपका इंटेलिजेंस वह काम कर रहा है। तो काना फूसी आपस में सब बहुत सारी चीजें तो पता भी सर लग यहाँ जाती से है तो ना। कहानी बहुत आगे बढ़ गई, वो सारी सब पता चल चुका है कि क्यों हुआ, ये गड़बड़ी क्यों हुई, लेकिन मूल सवाल था, आपने उसका जवाब दे दिया। चंपत जी का रोल अंत में नहीं पाया जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है चंपत कि जी की बलि कोई नहीं चढ़ाएगा, मुझे नहीं लगता। अच्छा, इन्होंने तो समीर जी ने शायद खबर दी कि हो सकता है ट्रस्ट में बने भी रहे। हाँ, ट्रस्ट में नहीं कल 6 जुलाई को जो मीटिंग होगी, इस्तीफा होगा, कल ट्रस्ट में तो- रहेंगे वो मेंबर। मुझे नहीं लगता है कि रहेंगे, जनरल लेकिन सेक्रेटरी पद से इस्तीफा हो जाएगा, हाँ, लेकिन ट्रस्ट में ट्रस्ट में रहेंगे। ये तो उन्होंने- कतई नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तो कतई नहीं देखिए होना क्या चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा यही व्यक्त की है कि मैं जनरल सेक्रेटरी से इस्तीफा दे देता हूं, लेकिन मैं ट्रस्ट में बना रहता हूं। और दूसरी बात ट्रस्ट देखिए, नहीं सर आप एक बात समझिए, एक मिनट इसको सर, कानूनी तौर पर एक मिनट विजय जी, एक लाइन से बोल दे रहा हूं। इसमें कोई जो ट्रस्ट के अंदर जो है वो सदस्य इस बात के लिए स्वीकार नहीं करने वाले हैं, लेकिन उनकी मंशा ये है। सर और क्यों मंशा रहेगी? सर वो क्यों न्यास में सदस्य बने रहेंगे भाई? इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई, निगरानी की हो, और हम में से कोई मंशा पर उनकी सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन उनकी ये इच्छा क्यों है कि हम सदस्य बने रहे? भाई आप लोग सब चंपत जी को इतना नजदीक से जानते हैं क्या? कोई मंशा पे सवाल नहीं उठा ये मेरे नहीं। को समझ में नहीं आता कि हम मैं- सर्टिफिकेट पर जब क्यों हम लगे मंशा हुए की हैं बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा। जांच हो जाएगी तो अपने आप आ जांच जाएंगे का साहब। बिल्कुल कुछ नहीं जांच किया, के साथ गलत आ बात। जाएंगे। मैं हम पहले से जानता हूं। क्या होली हम- काव क्यों मना रहे हैं? हाँ, क्यों हम होली क्या काव नहीं हम बना रहे। ऐसे नहीं, behave मैं करते हैं जानता सब? हूं, इसलिए मैं दो होलिका चीजों बना में, रहा हूं। आप सर्टिफिकेट नहीं दे थोड़ा सकते, लेकिन मैं जानते हो तो सर्टिफिकेट बिल्कुल आपने सही कहा विजय जी, दो चीज। विजय जी आपने बिल्कुल सहा, लेकिन मैं उनको आज से नहीं राम मंदिर मैं मूवमेंट और के दूसरी एक समय बात मैं आपसे लेकिन कहूं, हम दूसरी एक बात मैं आपसे नहीं कहूं, हो सकते। ये मामला मुझे ये विश्वास ही नहीं होता। देखिए, नेग्लिजेंस एक टर्म होता है और एक दूसरा होता है क्रिमिनल नेग्लिजेंस। मुझे नहीं पता है मामला किस हाँ, वही आएगा। कह नहीं मैं और मैं कह रहा जो हूँ बात वो कह रहा हूं संपत उसको- राय नहीं है उसमें शामिल, तो जांच से तो उल्टा और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे ना वो, सर, नहीं है तो नहीं है। चंपत राय- लेकिन आप लेकिन ये क्या कहेंगे कह कि रहा हूं? स्वाभाविक है, बचाया जाएगा, होली का हुआ है, नहीं, सर्टिफिकेट मैं कह रहा हूं, वो तो इन्होंने ठीक बात बोली कि उनको बचाना चाहेगा हर कोई। हाँ वो ठीक है, चाहेगा अलग, भाई लेकिन अगर जनरल सेक्रेटरी पर ही आरोप आ गया, नहीं तो नहीं, कानून मैं दूसरी बात कह रहा हूं। कानून ऐसे ही चलता है। सौरभ बिल्कुल जी, नहीं चलना चाहिए। कानून का राज ऐसे चलता है कि बचाया जाना चाहेगा, नहीं चाहेगा। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, जो ट्रस्ट के जो वो है डिजाइन है, उसमें ये जितने ट्रस्टी हैं पदेन को छोड़ के, जो एक्स ऑफिशियो को छोड़ के, वो सब उसके स्थायी मेंबर है। आप हटा नहीं सकते उनको। उनको नहीं हटा सकते आप, वो तो खुद ही कह दें कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं मेंबरशिप से, तभी होगा। चंपत राय को कोई हटा तो नहीं व्यवस्था होती होगी सर हाँ, तो हटाने खुद की। ही इस्तीफा दे, दबाव दे उस तरह से, बाकी वो स्थायी सदस्य हैं उसके। नहीं, क्या चंपत जी ट्रस्ट में रहे तो फिर ट्रस्ट ही खोएगा। नहीं, ये सवाल ही नहीं उठता है। ट्रस्ट में रहने और की अगर कोई संभावना ही नहीं होनी चाहिए। चंपत जी ट्रस्ट में रहते हैं तो ये सारी जो डिबेट चल रही है, वो सब ये बेकार, डिबेट बेमायने और है। नेक्स्ट लेवल जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए दो बातें हैं। जब मैंने कहा कि जो मैं उनकी मंशा पर, तो 1996 से तो मैं भी उनको जानता हूं, और मेरा जो कहने का मतलब है वो ये कि मैं ये मानता हूं कि उन्होंने चोरी नहीं की, लेकिन जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार पद पर वो थे। और पहले ही मैंने कहा कि एसआईटी उनसे पूछताछ भी करे, उसके जहां तक तार जाते हैं जाए, मनी ट्रेल भी पता करनी चाहिए, और चंपत जी को हर हाल में न्यास से बाहर जाना ही चाहिए। अब आगे का एक दो बयान आपको और चंपत राय दिखा का दूं जो सर फिर। बयान को ध्यान से सुनिए सर, उन्होंने कहा था कि कलंक लेके मैं अयोध्या से नहीं जाऊंगा। इसका मतलब सीधा है कि मैं महामंत्री का पद छोड़ूंगा, मैं ट्रस्ट नहीं छोड़ूंगा, और जब मुझे यहां से आप क्लीन चिट दोगे उसके बाद ही मैं तय करूंगा कि मुझे ट्रस्ट से जाना है, अयोध्या छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। ट्रस्ट और में उनका मनमानी जो चलती होगी, इस्तीफा- उनकी जांच भी नहीं चलती। इस्तीफा उन्होंने जो दिया है ना सर, नहीं। वो तमाम शर्तों के साथ इस्तीफा दिया है उन्होंने, ऐसा नहीं है। समीर और जी, इसी कारण चंपत जी कोई शर्त नहीं समीर कर जी, सकते हैं। समीर ये जी, तमाम चलें, शर्तें चलें सर, लगी हैं। आगे बयान एक सुना दो आपको सर, सुनिए समीर इसकी एक जांच लाइन। अब हो रही है, FIR बयान- हो चुकी है, अब ये नहीं इस्तीफा हो तो सकता है। शर्तों के साथ नहीं दिया जा चंपत जी सकता की है। इच्छा पर थोड़ी ना अब चलेगा। तो ऐसे थोड़ी होता है। इच्छा देखिए, इस्तीफा तो शर्तों के साथ नहीं सर, दिया इस्तीफा जाता है। 12 तारीख तक मैं स्वीकार करने की अच्छा, मैं स्थिति फिर में कह नहीं रहा हूं। हूं, इस्तीफा 12 दिया तारीख जाने का क्या संबंध है इसमें? लिया जाना चाहिए ना। लिया सर 12 तारीख तक स्वीकार नहीं हो रहा था, इस्तीफा वहां भी देने आप के बाद इसमें तत्काल बात पढ़ेंगे, स्वीकार वो हो दे रहे हैं गया। इस्तीफा। सर, 12 तारीख इस्तीफा तक कह रहे लिया थे ही कि- गया है, लेकिन दिया जाना कहा जाएगा? केशव मौर्य जी ठीक का है। एक बयान हम लोग तो सुनवा लिया जाना दें। कह सकते केशव हैं। मौर्य जी का जरा अगला वाला बयान दिखाना। एक्चुअली अखिलेश यादव इस मामले पर बहुत एक्टिव हैं, और कल उनका एक स्टेटमेंट ये भी आया यूपी के चुनाव को लेकर के, भाई अगर आप चुनाव को पहले प्रीपोन करना चाहते हैं, बात चल रही थी ना कि वो क्लैश कर रहा है जनगणना के साथ, तो फरवरी मार्च की अगले साल की बजाय उसको नवंबर दिसंबर में करा लें। तो अखिलेश जी ने हालांकि तंज में ही कहा कि फिर नवंबर में मत कराओ, सितंबर में करा लो, हम तैयार हैं। ये बयान आया उनका।
तो केशव जी का रिएक्शन है इस पर, केशव मौर्य जी का बयान जरा सुना दीजिएगा। अच्छा, वो क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा मानसिक संतुलन खो गए हैं अखिलेश जी अपना। अखिलेश यादव जी भी इस समय उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और वह यह सोच रहे थे कि सरकार में आ जाएंगे 27 में, लेकिन 2047 तक सत्ता में नहीं आने वाले हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। तो बौखलाहट में उल जुलूल व्यक्ति बकता है, वही काम श्री अखिलेश यादव जी इंड कंपनी कर रही है। जी अखिलेश जी मतलब नहीं, ये तो मैं उस बयानों को ऐसे राजनीतिक बयान के तौर पर देखता हूँ, वो कुछ बोल रहे हैं, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं पूछ रहा हूँ, अखिलेश जी की बात सही जगह जा रही है क्या? इसका मतलब केशव जी थोड़े उखड़ गए हैं, इसका मतलब अखिलेश यादव के तंज पहुंच रहे हैं। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा, वो अभी भी, फिर से मैं कह रहा हूँ कि वो अखिलेश जी से उखड़े हुए या पहले से ही उखड़े हुए थे, फिर अखिलेश जी ने और उखाड़ दिया उप मुख्यमंत्री जी को। अभी वो देखना है। और मैं ये कह रहा हूँ बार बार, देखो फिर से मैं एक बार चंपत राय जी पर बोलता हूँ कि चंपत जी ईमानदार हैं, बेईमान है, ये कोई नहीं कह रहा, लेकिन हम लोग जानते हैं, किसी को नहीं जानते हैं, ये सर्टिफिकेट हम नहीं दे सकते ना उनको, और वो जांच होगी तो अपने आप साफ आ जाएंगे। तो व्यक्तिगत राय की उसमें रख लेना कैटेगरी में, वो प्रोफेसर साहब की व्यक्तिगत राय है। हाँ, व्यक्तिगत राय के तौर पर ठीक है, लेकिन मैंने भी यही कहा है बार कि बार मैं मुझे विश्वास नहीं होता है, लेकिन उनको तो गुजरना पड़ेगा इस अग्नि परीक्षा से, अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, बिल्कुल अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। और वो मैं मानता हूं कि चंपत राय सिर्फ व्यक्ति नहीं है। चलें, अब मुझे लगता है मैं एक बार जरा चुनाव वाली बात पर आना चाह रहा हूं। खत्म होगा, उसकी भी परीक्षा है। ये आपको केशव जी की बातों में कॉन्फिडेंस दिखा क्या कि कोई चांस नहीं है अखिलेश जी का? और क्या अखिलेश जी को वाकई इस सारे प्रकरण के चलते कुछ ज्यादा गुंजाइश दिखने लगी होगी क्या? कहने से सितंबर में करा लो चुनाव। मेरा इस पे बड़ा स्पष्ट कहना है, अखिलेश जी बिल्कुल गलत पिच पर चले गए हैं। ये गंभीर मसला है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के हर दोषी को कानूनी तौर पर सजा मिले, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन अखिलेश जी जिस दिशा में इसको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं वो बैकफायर करेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, एक शब्द बड़ा आजकल चलता है, आपदा में अवसर। योगी जी के लिए ये आपदा में अवसर है। योगी जी ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया है। योगी जी सिंगल हैंडेडली इसको अपनी छवि को और बेहतर करने में उपयोग करते दिख रहे हैं। योगी जी स्पष्ट दिख रहा है कि वो कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई पॉलिटिकल फॉलोआउट ऐसा होगा जो बीजेपी के लिए माइनस में जाने वाला है, प्लस होने वाला है। अखिलेश जी फायर है बैकफायर? निश्चित रूप से इस पूरे मामले में सबसे बड़े योद्धा बनकर योगी आदित्यनाथ निकले। जिस तरीके से कोशिश की जा रही थी कि इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ को लपेट लिया जाए, जबकि उनका कोई कंसर्न नहीं था इस मामले में, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया, ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ ने किस शानदार तरीके से इस पूरे मामले को किया। बयान दिया, एसआईटी बिठाई, जांच कराई, एफआईआर कराई, बुलडोजर चलाने की मतलब तैयारी कर दी है। और कहीं इस तरीके से इसके एक छींटा भी योगी आदित्यनाथ के ऊपर कोई उठाने की स्थिति में नहीं आया। उन्होंने बता दिया कि भाई दूध का दूध पानी का पानी होगा, और दूध का दूध पानी का पानी होगा तो कोई नहीं बचेगा। अखिलेश यादव ने तमाम कोशिश की कि इस पूरे मामले को योगी आदित्यनाथ को घेरे में ले लो, सरकार के लिए असहज कर दो, सरकार अपने लोगों को बचाने के चक्कर में सरकार कटघरे में खड़ी आएगी और मुझे राजनीतिक लाभ मिलेगा। योगी जी ने बता दिया कि भाई मैं इस मामले में किसी का बचाव नहीं करूंगा, जो सत्य होगा मैं उसका। अखिलेश जी को इस मामले से कोई फायदा नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं मिल रहा। और योगी आदित्यनाथ बड़े योद्धा बनकर निकले, उनके फेवर में जा रहा है पूरा मामला। आज आप पॉज बहुत ले रहे हैं, क्या बात? सच बोला नहीं जाता है और झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे। धर्म संकट ही है। देखिए, राम मंदिर मुद्दा यदि बहुत बड़ा होता है तो इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट नहीं होगा, ये तो मतलब नहीं माना जा सामान्य विश्लेषण में नहीं आता है। एक दूसरी बात, ये योगी जी की भी अग्नि परीक्षा है। ये कैसे इसमें से निकलते हैं? देखिए, कोई भी किसी भी प्रकार की लिपापोती यदि होगी जी, तो उसके छींटे पड़ेंगे, ये बहुत स्वाभाविक है। ठीक है सर। और इसीलिए हम सभी भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी त्वरित इस पर हो, और ताकि जो दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो होता हुआ दिखे। ठीक है सर, ताकि लोगों का भरोसा पुनः स्थापित हो। कल इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुई थी। तृणमूल पर कब्जे की लड़ाई में बागी गुट की ऋतुव्रत बैनर्जी जाकर के मिले थे और फुल बेंच उनसे मिली थी। तीनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी दोनों चुनाव आयोग भी उनसे मिले थे। और उसके इसी बीच में ममता बनर्जी का जो ग्रुप है उसने सवाल उठाते हुए अपनी तरफ से अपने जो बॉडी उन्होंने बनाई थी, रिस्ट्रक्चर की थी, वो नाम बता दिए थे कि ये हमारे पदाधिकारी हैं। बहरहाल अब इसमें अपडेट ये है कि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी से और ऋतुव्रत बैनर्जी, उन दोनों अलग अलग गुटों से, इनको चिट्ठी भेज करके 6 जुलाई को शाम 5:30 बजे तक अपना अपना पक्ष रखने के लिए मौका दे दिया है।
मतलब यह कि चुनाव आयोग इस मामले में आगे बढ़ गया, यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब जल्द आप ये उम्मीद कीजिए कि चुनाव आयोग ये फैसला कर देगा कि पार्टी और पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल किसका है। अब लड़ाई उसी बात की है। ऋतुव्रत बनर्जी कहते हैं मेरे पास जीत का राय 80 में से 65 विधायकों का समर्थन है, मेरे पास लोकल बॉडीज में भी ज्यादातर लोग 2/3 से ज्यादा हमारे साथ हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी, उनके पास ज्यादा लोग बचे नहीं हैं, आजकल बहुत वोकल है, महुआ मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी दिखते नहीं हैं, कल्याण बनर्जी, कुणाल घोष, यही लोग ज्यादा हैं। तो उनकी कल एक अहम मीटिंग भी हुई थी ममता बनर्जी की, कल इलेक्शन कमीशन में यहाँ मुलाकात चल रही थी बागी गुट की, तो उसकी भी तस्वीरें होंगी आपके पास, वो दिखा दीजिएगा। अभिषेक बनर्जी पहुंचे, महुआ मोइत्रा पहुंची, कल तो जया बच्चन भी पहुंची थी उनसे मुलाकात करने के लिए। जया बच्चन जी समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, वो तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। तो जया बच्चन जी भी ममता जी से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी, लेकिन वो मॉरल सपोर्ट के अलावा और क्या ही सपोर्ट देंगी उनको, क्योंकि मामला भी इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है। तो अब इसमें जैसा जया जी गई सपा से, तो ममता जी की तरफ से बोलने वालों में उनकी पार्टी से ज्यादा और दूसरी पार्टियों के लोग सामने आ रहे हैं। अब संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने कहा कौन सा न्याय है, वो महिला जिसने लड़के इतनी जद्दोजहद के बाद अपनी मेहनत से अपने हाथों से एक पार्टी बनाई, आज उससे पूछा जा रहा है बताओ कि तुम्हारा क्या दावा है इस पार्टी के ऊपर, इस दल के ऊपर। संजय सिंह, मजाक है कि ममता बनर्जी जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाया, अपना खून पसीना बहाया, अनशन किया, अपनी जान पे खेल के उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, आज उनसे ये पूछा जा रहा है कि प्रमाण दो टीएमसी किसकी है किसकी नहीं। इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का एक काम है। हाँ, मतलब ये अब संजय सिंह की बात, उनकी बात जो है थोड़ी वो पॉलिटिकली बात है। बाकी तो ये है कि ये ऐसा देश में कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ऐसे फैसले उसी को करने होते हैं, उसी को निर्णय करना होता है। जी, कोई पार्टी बनाए, मैंने पार्टी बनाया और पार्टी के साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए, बहुत पार्टी का व्यापक दायरा हो गया, तो क्या मेरी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई जिसके बारे में कहा मैंने इतना उन्होंने खून पसीना बहाया? केजरीवाल जी बनाए, यही तो है जो डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है कि आप जब एक पार्टी बनाते हैं तो आप मानते हैं कि वो आपकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है और उसका वारिस भी आपका परिवार से होना चाहिए, उसका भी वारिस आगे परिवार से होना चाहिए। कह रहे हैं सर अंपायर न्यूट्रल नहीं है। नहीं, देखिए, जैसे कल आप लोग भी सबने कहा ना कि इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी तो ऋतुव्रत बनर्जी के पास ही जाएगी। देखिए, आप नहीं थे सहमत, आप नहीं थे सहमत। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब आप पार्टी आज के दिन में आपके 80 में से 65 विधायक उसके पास हैं, जब आपको नीचे तक ब्लॉक लेवल से लेकर के आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पदाधिकारी हैं जो एक्टिव थे, जब वो इनके साथ हैं, आपको क्या लगता है कि जब सांसद और विधायक दोनों इनके साथ होंगे तो क्या आपको लगता है कि ब्लॉक के लेवल के अधिकारी, छोटे छोटे अधिकारी और कॉर्पोरेटर क्या इनके साथ ममता जी के साथ होंगे? नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में ये तो क्लेम ही है ना, दोनों क्लेम कर रहे हैं। हाँ, वो ठीक है, और आपकी वो बात ठीक है कि वे कोई प्रोप्राइटरशिप नहीं है, प्रोप्राइटरशिप होना ही नहीं चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ उन्होंने खून पसीने लगा करके ये डेमोक्रेसी का खात्मा है, नहीं। जो लोग कहते हैं कि ये उनका प्रोप्राइटरशिप है, वो डेमोक्रेसी के खात्मे की बात कर रहे हैं। देखिए, संजय सिंह जी बढ़िया नेता हैं, जूझते रहते हैं। अरविंद जी का मन हुआ तो उन्होंने सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री जैसी भावभंगिमा में बैठा दिया, लेकिन पार्टी तो ऐसे नहीं चलती है। पार्टी कैसे चलती है? हर पार्टी का भारत के चुनाव आयोग के नियमों के तहत उसके दायरे में जया बच्चन जी वाली तस्वीरें ले लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं किया है, ऐसे जो चुनाव आयोग की तरफ से खबरें आ रही, वो एक है नंबर 1। नंबर 2, जितने पार्टी के पदाधिकारियों का, जिसको आंतरिक लोकतंत्र कहा जाता है, उसका पालन हुआ क्या? तो पता चला कि पार्टी में कोई चुनाव ही नहीं हुआ, कोई फॉलो नहीं किया, ना नॉमिनेशन हुआ, ना विड्रॉल हुआ, ना सर्वसहमति बनी, सिर्फ और सिर्फ कह दिया गया कि ये हो गया। नंबर 3, ये ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई में जो टीम बनी है, इसने बाकायदा चुनाव कराया है। आप इसको समझिए, इसने बाकायदा चुनाव आयोग को बताया है कि हम ये कर रहे हैं, ये हमने किया हुआ है। और अगर ये सारी चीजें फॉलो होंगी तो फिर और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव आयोग कहेगा आप अपने पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को ऑनर नहीं करते हैं, इसलिए आपके पास ये पार्टी नहीं रह सकती। और ये बड़ा सीधा सा नियम है, इसमें कोई इफ बट नहीं। पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होता है। अगर विवाद नहीं हो रहा है तो चाहे जो करे, भाई लालू जी तेजस्वी जी को बना दे रहा है, लेकिन कल को अगर राष्ट्रीय जनता दल में विवाद हो जाए
तो फिर क्या होगा? मुझे तब कल कहेंगे ना लोग कि हुआ है कि नहीं हुआ। जो बात आप कह रहे हैं मेरी जानकारी में नहीं था, कल शाम प्रदीप जी ने बताया पक्ष वाले प्रोग्राम में, वो भी यही बात कह रहे थे कि महाराष्ट्र वाली पार्टियों में जो टूट हुई वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो इलेक्शन कमीशन ने वहां अपने जवाब में ये कहा कि इन पार्टियों के अंदर कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ चुनाव भी नहीं होते। तो ये जो ममता जी ने अपने पदाधिकारियों की लिस्ट भेजी है वो कितनी मान्य है, कितनी वैध है, इस पर सवाल है। ये बिल्कुल महाराष्ट्र के मामले में ये बात सामने आ चुकी है एक बार। तो क्या अब यहाँ, लेकिन अब वो सारी नजीर, वो सारे प्रेसिडेंट्स ममता जी के सामने भी थे, ऋतव्रत के सामने भी थे, तो दोनों ने अपनी तरफ से उसका कोई काट ढूंढने का प्रयास किया होगा। नहीं, लेकिन ममता जी को अनुमान नहीं रहा होगा, वरना रहा होता तो पहले प्रॉपर इलेक्शन करा चुकी होती। जैसे इलेक्शन करा के करती तो उनका पक्ष मजबूत हो जाता। वो इलेक्शन नहीं करा, कागज पे ही होते हैं इलेक्शन। ये बात ठीक है कि प्रोप्राइटरशिप नहीं है किसी की, और ये मानना कि भाई उन्होंने मेहनत से किया, सब लोग मेहनत से ही करते, पार्टी बना रहे हैं तो वो सब लोगों की मेहनत से बनी, वो प्रोप्राइटरशिप वाली बात नहीं है। और चुनावों की बात तो सारे चुनाव होते ही हैं, चाहे सहमति से हो चाहे कागज पर, कागज पे ही होने की बात, कागज पे ही होने की बात है। केवल एक फॉर्मेलिटीज कैसे पूरी करते हैं, वो सारी पार्टियों का हाल वही है। और अक्सर हम लोग कहते हैं कि पार्टीज में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी इलेक्शन उस तरह का प्रोसेस नहीं बना हुआ है, लेकिन ये सब हो रहा है। उनको अपना अपना पक्ष रखना चाहिए, मतलब कानूनी तौर पर देखेंगे तो ऋतुव्रत बनर्जी के पास नंबर होगा तो वो अपना बना ही लेंगे। लेकिन मुझे तो इस बात पर हैरान है कि जब ऋतुव्रत बनर्जी को भरोसा है इलेक्शन कमीशन पे, तो और लोग क्यों बहस कर रहे हैं? ये बात ममता जी क्यों नहीं मानती? नहीं मानना पड़ेगा सर, मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल हाँ। मानना ही पड़ेगा सर। जो सच है उसको तो मानना पड़ेगा। नहीं, देखिए, जैसे एक लाइन बोल दूं सर, जैसे पीयूसी पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको नहीं रोकेगा। हो सकता है आपने कैसे बनवाया, क्या बनवाया, कितनी गड़बड़ है, कितना पोल्यूशन, लेकिन अगर पीयूसी आपके पास सर्टिफिकेट है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल है, तो आपने दिखा दिया। ऐसे ही पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से आपने कराया हुआ है तो आप नहीं होंगे। एक लाइन की बात है। क्या है, ये बात ठीक है। दर्द कैसे दर्द और दावे का अंतर है। ममता जी को एक दर्द तो जरूर है कि मैंने बनाई पार्टी, मेरी पार्टी है। मैं वही बात, मानवीय स्तर पर वो बात बिल्कुल ठीक है, पार्टी उनकी है, उन्होंने बनाई थी। और जब लेकिन ये दर्द जो है दावा नहीं हो सकता। भाई उद्धव ठाकरे, सर जब इंदिरा जी ने कांग्रेस तोड़ दी थी तो उद्धव ठाकरे, तो इंदिरा जी की बनाई पार्टी तो नहीं थी ना। तो इंदिरा जी तोड़ के चली गई, जैसे ऋतुव्रत की बनाई पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे ऋतुव्रत की बनाई पार्टी। ममता जी को दर्द हो सकता है, इंदिरा जी ने अपनी पार्टी बना ली थी, इससे क्लेम नहीं उनका मजबूत हो जाएगा, लेकिन समीर जी नहीं मान रहे इस नहीं बात बनाई थी ना। नहीं, देखिए, वो तो ममता बनर्जी की पार्टी पे कर रहे हैं। कोई भी पार्टी अपने संविधान के हिसाब से चलती है। टीएमसी का भी संविधान है और चुनाव आयोग का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि आपकी अगर पार्टी है, राज्य स्तर की पार्टी है, आपकी अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, तो आपको ये क्लॉज पूरे करने पड़ेंगे, इसकी अपडेट आपको देना पड़ेगी। अब ममता बनर्जी क्या वो सबमिट कर रही थी? अब चुनाव आयोग को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप बंद कमरे में बैठ के तय कर लेते हो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी। जो लोग हैं उनके साइन होना चाहिए, उस पर किसी को आपत्ति पार्टी के नहीं होना चाहिए। आपत्ति कोई करेगा, कोई आपत्ति करता नहीं है। इससे चुनाव आयोग को जो वेबसाइट पर डाला जाता है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, चुनाव आयोग उसको मान लेता है। आपने चुनाव करवाया नहीं करवाया, पेपर पे आपके चुनाव पूरे दिखने चाहिए। अब ममता बनर्जी कह रही है कि भाई मैंने जो हमारी पार्टी का जो सब कुछ है वो मैंने चुनाव आयोग की वेबसाइट पे पूरा अपलोड हमने कर दिया हमारे वकील के माध्यम से। कपिल सिब्बल ने 3 दिन लगातार इनके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए और वो सारे अपलोड करवाए। कपिल सिब्बल का ये कहना था कि जो गलती उद्धव ठाकरे से हुई थी वो ममता बनर्जी ना करे, वही मैं कह रहा और वही सारी कमियों को दूर करते हुए तत्काल इनकी बैठक होने के पहले ममता बनर्जी ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहां लोड किए। अब 6 तारीख को दोनों को बुलाया है। चुनाव आयोग तय करेगा कि अभी किसके पास संगठन है, सांसद किसके पास है, विधायक का बहुमत किसके पास है, पार्टी के स्ट्रक्चर में संगठन किसके पास है, क्या ममता बनर्जी ने जो पार्टी के सभी लोगों को हटाया, बाद में जो नियुक्तियां की वो क्या वैलिड है। चुनाव आयोग को लगेगा, उसके बाद वो फैसला देगा। आप कल भी कह रहे थे, आपको लगता है ममता बनर्जी ने कोई बहुत कच्चा काम नहीं किया नहीं, होगा? पक्का किया, और मुझे लग रहा है कि इस बात की बहुत संभावना है कि सुप्रीम के पास पार्टी जाएगी, पार्टी ममता के पास रह सकती है। कपिल सिब्बल पूरा डॉक्यूमेंट जमा कर दें, लेकिन जब आप चुनाव कराने लगते हैं तो चुनाव की नोटिस भी आप जारी करते हैं, उसकी तिथियां भी होती हैं, वो सभी लोगों तक जाती भी हैं, पहुंचती भी हैं। ये सारे डॉक्यूमेंटल एविडेंस जो है वो क्रिएट करना, बैकडेट से क्रिएट करना, ये इतना आसान नहीं है। और चुनाव आयोग इन चीजों को जरूर देखेगा। ये तो अब चुनाव आयोग ही तय करेगा। आपको मैं एक बयान दिखा रहा हूं, क्योंकि खबर पे तो हम लोग कल बात कर चुके हैं कि महाराष्ट्र में शरद पवार जी की पार्टी टूटेगी क्या, वो कांग्रेस में विलय कर लेंगे या वो एनडीए के साथ आ जाएंगे। वो दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, दोनों तरफ से टटोल रहे हैं कहां से बढ़िया ऑफर मिल जाए, बेटर ऑफर मिल जाए। ये सारी बात हम लोगों ने कल कर ली थी। हालांकि इसमें एक डेवलपमेंट ये मैंने कहीं खबर पड़ी कि उनके 8 सांसदों में से 5 जो हैं उनका मन जो है इधर ज्यादा लगने लगा है, एनडीए की तरफ, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। आपको भी अपना थोड़ा हामी में बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा तो चले खैर। लेकिन बयान में आपको दूसरा सुना रहा था। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं पृथ्वीराज चव्हाण, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, दिल्ली में मंत्री रहे, पीएमओ में मंत्री रहे।
उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि देखिए मुझे जानकारी नहीं है कि शरद पवार क्या करेंगे, मेरी पार्टी में आएंगे या कुछ और करेंगे, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि अब देश में दो ही पार्टियों का भविष्य है, एक है कांग्रेस और एक है भारतीय जनता पार्टी। ये छोटी पार्टियों को अब कांग्रेस में अपने आप को समाहित कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा मैं इस बात से सहमत हूं। ये बात अशोक गहलोत ने सबसे पहले कही थी। उन्होंने ये कर दें तो बेहतर है। दो पार्टियां, दो विचारधाराएं और अमेरिका की तरह बाइपोलर, क्या कहते हैं सर उसे, वही हुआ बाइपोलर, हाँ, उस टाइप टू पार्टी सिस्टम। हाँ, ये दो दलीय व्यवस्था की तरफ भारत बढ़ चला है और इसी भविष्य में यही आपको भारत में दिखेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं किसी से मैंने बात नहीं की है, लेकिन मैं एक जरूर कहूंगा कि जो भी पार्टियों ने अपने नाम से, अपने पार्टी से कांग्रेस को नहीं हटाया है, चाहे तृणमूल हो चाहे एनसीपी हो, अभी भी उनका तिरंगा झंडा है, तो उन्हें चाहिए कि वो वापस घर लौटें। क्योंकि देखिए, मैं मानता हूँ कि देश में सिर्फ दो ही विचारधाराएं रहेंगी, एक हिंदू राष्ट्रवादी, हिंदू मानसिकता वाली विचार जो फासिस्ट सरकार स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी समतावादी जो महाराष्ट्र में शिव फुले शाहू अम्बेडकर के नाम से जानते हैं, जो गांधी नेहरू की विचारधारा है, जो अम्बेडकर जी के संविधान की विचारधारा है, उसे बचाने वाला विचार जो है, ये दो ही विचार रहेंगे। छोटी पार्टियों का एक लोकल स्तर पे अस्तित्व जरूर रहे, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे मैं समझता हूँ ये दो ही विचारधारा रहेगी। जिस तरह से बर्तानिया में, जैसे अमेरिका में दो ही पार्टी अध्यत्व को अथवा दो ही पार्टियां बचेगी, हम उस तरह से जा रहे हैं। अगर दो पार्टी की बात करें तो फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या और कोई दल हो, उनको सोचना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। अब ये कांग्रेस के नेता के तौर पर उनकी इच्छा है या वाकई ऐसा भारत इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है? क्योंकि हमारा जिस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसी हमारी, अमेरिका की तरह नहीं है। वहां तो दो पार्टियां और दो नेता खड़े होते हैं और वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। वो कह रहे हैं भारत में लगभग ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही बनने जा रहा है। वहां भी 5-6 पार्टियां हैं, नाम की, हाँ। दो मेजर हैं, बाकी वो है कि वो उनको कोई लोड नहीं लेता, वो वही कहते हैं भैया वही सोचते हो तो उसी तरह। लेकिन यहाँ तो अभी तो हर चुनाव में कांग्रेस जूझती है कि हमको इतना सीट लड़ना है, इतना सीट लड़ना है। क्षेत्रीय दलों से पहले लोहा कांग्रेस पार्टी को लेना पड़ता है। नहीं, विचार के तौर पर मैं पृथ्वीराज चौहान जी के विचार से सहमत हूं कि जब एक तरह की पार्टी होती है, लेकिन जब वो कहते हैं कि हिंदू पार्टी वो फांसीवादी है, तो फिर लगता है कि कुछ तो गंभीर समस्या है। और कांग्रेस की सोच यही है कि हिंदू मतलब फांसीवादी, हिंदू राष्ट्रवादी फासिस्ट। वही कह रहा हूं, जो राष्ट्रवादी होगा वो फासिस्ट हो गया, जो राष्ट्रवादी हो गया हिंदू हो गया वो फासिस्ट हो गया, यानी हिंदू राष्ट्रवाद और फासिज्म ये एक बराबर हो गया। ये कांग्रेस की सोच है। अगर ये कांग्रेस की सोच है तो इसका मतलब कि एक जो भारत देश को उसकी संस्कृति, उसकी जो विरासत है उसके साथ मानते हैं, दूसरे जो एलन ऑक्टावियो ह्यूम यानी अंग्रेजी विचारधारा, अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी पहनावा, अंग्रेजी वेशभूषा और अंग्रेजी तरह से सरकार चलाना, ठीक है, तो यही दो तरह से पार्टी होनी चाहिए। आपको आज बुरा क्यों लगा? पहली बार कांग्रेस ने बीजेपी को फासिस्ट थोड़ी कहा। नहीं, देखिए मुझे बुरा बीजेपी, अगर वो कहते कि बीजेपी फासिस्ट पार्टी है तो उसका जवाब बीजेपी देती, लेकिन मैं हिंदू भी हूं और राष्ट्रवादी भी हूं। उनको हिंदू राष्ट्रवादी फासिस्ट लगता है, इसलिए वो बीजेपी को गाली देते हैं। आप इसको समझिए, बीजेपी को कहे ना, उन्होंने तो बीजेपी नाम ही नहीं लिया। ठीक है, वैसे इतनी बात तो उनकी ठीक है कि विचारधारा के स्तर पर विजय जी को बुरा लगेगा, हिंदू भी है राष्ट्रवादी भी है, आप फासिस्ट तो नहीं है। ये खतरा मोल ले रहे हैं आप, उनको क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा, इस पर आप अपनी राय दे रहे हैं। विजय जी फासिस्ट हैं, हिंदू राष्ट्रवादी हैं तो नहीं, ये बहस तो हम उन पर कर रहे हैं ना, चौहान साहब पर। वो आप पे क्या है? और उसमें 3 शब्द उन्होंने बोले, हिंदू राष्ट्रवादी फासिस्ट। मैं उन्होंने तीनों शब्दों को जोड़ के बोला, मैं तीनों शब्दों को अलग अलग देखता हूँ। नहीं, पहले उन्होंने जो एक साथ बोला उससे आप सहमत हैं क्या? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना कि तीनों शब्द अलग अलग हैं, मैं अलग अलग देखता हूँ तीनों शब्दों को, फासिस्ट को भी, राष्ट्रवादी को भी, हिंदू को भी। हिंदू होना राष्ट्रवादी होने की गारंटी नहीं है, राष्ट्रवादी होना फासिस्ट होने की गारंटी नहीं है कि फासिस्ट नहीं हो सकता। और राष्ट्रवादी होने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है, राष्ट्रवादी होने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं, इसलिए मैं तीनों शब्दों को अलग अलग तरीके से देखता हूँ। सर, लेकिन फिर अभी आपने कहा कि हम बात उन पे कर रहे हैं, आप अपने विचार दे गए सर। अभी तो आपने कहा कि हम, पृथ्वीराज जी ने तो कहा, नेता है पृथ्वीराज चौहान। अब जब अशोक चौहान के पार्टी छोड़ने की चर्चा चली तो महाराष्ट्र में खबर चली कि एक पूर्व मुख्यमंत्री और जो चौहान है वो पार्टी छोड़ेंगे, तो सारा ठिकरा पृथ्वीराज चौहान पे गया कि यही जाएंगे। गए थे, सफाई देते देते परेशान हो गए, मीडिया में इनका नाम चला, इतने परेशान हो गए कि गंगा जल लेके बोले मैं दिल्ली जाके बता दूंगा कि मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर अशोक चौहान को उन्होंने फोन करा कि भाई तुम जा रहे हो तो बोलो, तुम बोलो, मेरे पे ठीकरा फूट रहा है कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री। फिर बाद में अशोक चौहान गए।
नहीं, लेकिन उनकी मैं कह रहा था विचारधारा के तल पर बाइपोलर तो हम हो चुके हैं। अब इधर से बीजेपी लड़ती है, उधर से सपा, कांग्रेस, बसपा, मतलब बसपा तो नहीं, लेकिन जितनी पार्टियां और हैं, लेकिन चुनाव तो बाइपोलर ही हुआ। दोनों पार्टियों तो बाइपोलर ही सर, दोनों पार्टियों की लीडरशिप ने भी ये बात बार बार कही है एक तरह से कि वो अपनी बड़ी पार्टी के तौर पे चले। देखिए, बाइपोलर पार्टी तो नहीं हो सकता। हाँ ठीक, अभी तो नहीं होता। बाइपोलर कोएलिशन रहेगा, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मुझे लगता है कि वो अपने अपने स्टेट में कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, तो वो तो मर्ज करने से रहीं। उनका अपना स्टेक है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का अपना स्टेक है, बीएसपी का अपना स्टेक है, तृणमूल कांग्रेस अभी भी है तो वो जमीन नहीं छोड़ेगी, अब बिहार में जो है वो तेजस्वी अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, तो इन पार्टियों का इनमें विलय हो जाएगा, इसकी तो दूर दूर तक संभावना। बाइपोलर कोएलिशन है, बाइपोलर कोएलिशन रहेगा, और बाइपोलर कोएलिशन में एक एंकर पार्टी होती है हर कोएलिशन में, जहां पर एंकर पार्टी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। वैसे सर मेरा मानना तो यह कि पिछले 3 इलेक्शन सर, ये 14, 19, 24, ये इनको आप इलेक्शन की बजाय रेफरेंडम भी तो कह सकते हैं। मुझे तो कभी लगता है ये केवल मोदी के नाम पर रेफरेंडम है। देखिए, मोदी चाहिए कि नहीं चाहिए, खत्म बात। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि वोट बीजेपी को नहीं मिलता है, वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलता है। और मुझे बहुत मजा, मैंने 2024 का चुनाव का जब था और मैं बिहार गया हुआ था, तो लोग कह रहे थे कि फाइनली नीतीश कुमार के पोस्टर हटा करके नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगाना पड़ा था जेडीयू को। आप समझ सकते हैं, लोग ये नहीं कहता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं, वो कहता है हम मोदी को वोट दे रहे हैं। आप बंगाल के चुनाव को आप ले लीजिए, अब तो विधानसभा के इलेक्शन में लोग ये कहते हैं। बंगाल के चुनाव में लोगों ने कहना शुरू किया एक बार विजय जी मोदी को हम वोट कर रहे हैं। बात मोटे तौर पे ऐसे देखें तो एक तो मैं पहले रीजनल पार्टी में बोलना चाहता हूँ, उसको समझना चाहिए कि रीजनल पार्टी खत्म क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो रीजनल एस्पिरेशंस के लिए बनी हुई पार्टियां हैं, जो नेशनल पार्टीज उस एस्पिरेशन को पूरा नहीं कर पाई, इस वजह से बनी, चाहे वो डीएमके हो, वो आरजेडी हो, ये भी समझना चाहिए। इसलिए वो कभी खत्म नहीं होगा, जब तक रीजन्स बने हुए हैं तब तक रीजनल एस्पिरेशन है और तब तक रीजनल पार्टी रहेंगी। वो कमजोर हो जाती हैं, हार जाती हैं, वो सब चलता रहेगा, तो वो नहीं होगा। दूसरी बात, ये मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि सारा चुनाव मोदी जी को लेकर लड़ा जा रहा है और मोदी जी जीत रहे हैं। मोटे तौर पे ऐसा ही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन उसमें हम जब वो करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि भाई बीजेपी से भी 20% वोट ज़्यादा मोदी जी को मिलता है। अगर ऐसा है तो फिर 303 से 240 पे क्यों आते हैं? एक बार हुआ नहीं, ऐसा एक बार ही तो आगे बढ़े, इसमें क्या हो गया? एक बार कम हुआ ना, इसलिए है क्योंकि वो बीजेपी को तो देते हैं वोट, और बीजेपी के जो कुछ लोग हैं उनसे भी उसकी नाराजगी होती है। नरेंद्र मोदी उसको लिफ्ट करते हैं, बीजेपी को लिफ्ट करने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं। इसको ऐसा देखना चाहिए। क्या इसको आप ऐसा देखेंगे कि नरेंद्र मोदी मान लीजिए लीडर नहीं रहे किसी दिन पार्टी के, 10 साल बाद मान लीजिए, तो बीजेपी नहीं रहेगी? बीजेपी रहेगी, बात वही हो जाएगी ना। अभी 40% मतलब वोट आता बीजेपी है, नहीं जीतेगी। हाँ? बीजेपी नहीं जीतेगी। आप नरेंद्र मोदी से पहले का दौर तो आपने ज्यादा देखा है। लेकिन सरकार रही है ना। विजय जी, मैं मतलब आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पार्टी के लीडर नहीं कह दिया कि नरेंद्र मोदी का और ये डेटा साइकोलॉजिस्ट लोग बताते हैं कि नरेंद्र मोदी का अपना 15 से 20% वो लिफ्ट करते हैं उसको, पार्टी को। सौरभ, भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक था जो 20 से 22% तक आकर के टिक जाता था। ये जो 20% का आगे का जो उछाल है, वो तो नरेंद्र मोदी की ही देन है भारतीय जनता पार्टी को। वही कह रहे हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूं। ठीक है, लेकिन वो कांस्टेंट वोट है जो विचारधारा के कारण ये होता है। दूसरी बात कि जो विजय जी कह रहे हैं, मैं उससे थोड़ा सा असहमत हूं कि से रीजनल एस्पिरेशंस के कारण ये तमिलनाडु के केस में तो बात समझ में आती थी, वहां पर उनका द्रमुक वगैरह का आंदोलन, द्रविड़ आंदोलन के कारण हुआ है। लेकिन ये बात उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए नहीं कहा जा सकता है। वहां पर कोई रीजनल एस्पिरेशंस के कारण वो नहीं हुआ है, वहां पर खड़े हुए हैं। लेकिन ज्यादातर पार्टियां ध्यान दें, वहां आप एंटी कांग्रेसिज्म पर का एक खड़ा हुआ, जेपी मूवमेंट के समय खड़ा हुआ, और उस जेपी मूवमेंट से खड़ा होकर आप कह रहे हैं कांग्रेस मजबूत, इसका मतलब इन पार्टियों में खत्म होने के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। कांग्रेस मजबूत होगी तो ये पार्टियां अपने आप विलीन हो जाएंगी। देखिए, यदि कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, एंकर की रोल में नहीं होगी, तो कांग्रेस अपने अस्तित्व को खत्म एक कमेंट संगीत जी का, हर्षवर्धन जी। सर, इसमें एक लाइन की बात है, इस देश में जो भी राजनीतिक दल बना है
मूल रूप से छोड़ दीजिए जो पार्टियां थीं और एक जिसको वो राष्ट्रवादी, हिंदू, कांग्रेस, फांसीवादी सब बता रहे हैं, उनको छोड़ दें, सारी रीजनल पार्टीज कांग्रेस के विरोध में खड़ी हुई। एक लाइन की बात है। बाकी जिसको जो निकालना, पृथ्वीराज चौहान जो कह रहे हैं कि सब इसमें आ जाइए, हमारा कुछ कर दीजिए भाई साहब, हम नहीं लड़ पा रहे हैं, हम किसी दशा में नहीं है, आप हमको बता, ऐसे समझिए। ये कांग्रेस की इच्छा है, मतलब फटे हाल है, तो कह रहे हैं भाई आ जाओ, एक एक हाथ तुम भी लगा दो। कांग्रेस की इच्छा जी समीर जी, मजबूत होती तो नहीं पूछती। लेकिन क्या ये होगा? निकाल देंगे निश्चित रूप से होगा आने वाले समय के होगा। अंदर, निश्चित रूप से होगा आने वाले और जनता भी उब गई है रीजनल पार्टीज के करप्शन से, रीजनल पार्टी को लेकर, और जनता भी अब उस दिशा में बढ़ेगी। जैसे भी पहले भी दो ही दल रहे ना सर, एक का यूपी नेतृत्व करता था, एक का इंडिया नेतृत्व करता था, अब वो इंडिया गठबंधन बन गया। भारत की राजनीति में ऐसा कभी हुआ नहीं कि भाई कांग्रेस और बीजेपी के अलावा किसी तीसरे ने नेतृत्व किया हो। देश ने देखा राष्ट्रीय पार्टी बहुत ईमानदारी से चल रही है। बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर और आपने बिल्कुल भी कह दिया उनकी बात पे। उसकी बात पे नहीं, आने वाले समय में मुझे लगता है कि विजय कांग्रेस जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां जो है वो बहुत ईमानदारी से चलती है क्या? नहीं, बीजेपी वो भ्रष्टाचार- बाकी की जिम्मेदारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम करती है, देश के हित में तो काम ये करती है। आपस में निपट लीजिए, कांग्रेस पार्टी पर एक कह रहे हैं। मुझे थोड़ी निपटना है, चिंता देखिए। चलिए ठीक है सर, एक बार जंग थमने के बाद ये मिडिल ईस्ट वाली अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट आई है, और इसका पब्लिक को कब तक फायदा मिलेगा? अब सवाल यह है, सीधी सी बात, क्या सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम कम करेगी? क्योंकि ये दाम बढ़ाए गए थे उस वक्त, जो कच्चे तेल के दाम हैं वो $100 पर प्रति बैरल के पार चल रहे थे और लगातार चल रहे थे। अब लेकिन वो $70 के आसपास, इतना ही है ना त्रिपाठी जी, $70 के आसपास आकर के स्थिर से हो गए, 67 बता रहे हैं आज। अब सरकार क्या करेगी? तो सरकार की तरफ से रुख साफ कर दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बता दिया कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल कम नहीं होंगी, बिल्कुल साफ, और इसका फैसला अगले 2-3 महीनों में लिया जाएगा। अगर 2-3 महीनों तक कच्चे तेल के दाम इसी स्तर पर रहते हैं जहां आज हैं, मतलब कम रहते हैं, तब फैसला किया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि अभी जो तेल इस्तेमाल किया जा रहा है देश में, ये महंगे दाम पर खरीदा गया तेल है। ये उस दौर का ही खरीदा हुआ तेल अभी इस्तेमाल कर रही हैं कंपनियां, जब $100 के पार कच्चा तेल मिल रहा था। तो उन्होंने कहा फिलहाल इसकी स्थिति नहीं दिखाई देती। फिर उन्होंने बड़ा ब्यौरा भी दिया कि हमें इन 4 महीनों में कितना नुकसान हुआ है, 74,781 करोड़ रुपए का घाटा इन तेल कंपनियों को हुआ है। तो केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल बिल्कुल स्पष्ट जवाब आ गया है, 2-3 महीने इंतजार कीजिए, अभी तेल के दाम नहीं घट रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम जो है वो 96 रुपए से 102 रुपए गया, तो उतना बड़ा है। और मैंने ये भी कहा कि उसका कारण क्या है, क्योंकि केंद्रीय सरकार ने अपने पे एक्साइज ड्यूटी कम करने का बोझ ले लिया। और आपका प्रश्न कि कब और कम होगा, जब इस दाम पे अगर होगा तो उसका आने वाले समय में दिखेगा, उस समय क्या स्थिति होगी वो मेरे लिए उचित नहीं होगा टू स्पेक्युलेट। रूस और यूक्रेन के युद्ध के में कुछ रूसी रिफाइनरीज में डैमेज के कारण शायद रूस ने हिंदुस्तान से लेना शुरू कर दिया। जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी, मैंने भी चेक किया, जहां तक मुझे इसके बारे में जानकारी है, हमारी कंपनी से उन्होंने नहीं लिया। पर क्या होता है कि हमारा जो आउटपुट है वो ट्रेडर्स भी खरीदते हैं। तो मुझे लगता है ये रिपोर्ट जो है, दिस इज बेस्ड। तो हरदीप पुरी साहब कह रहे हैं कि भाई अभी तो ये पुराने महंगे दाम पे खरीदा हुआ तेल है जो पूरा प्रोसेस हो रहा है। एक बयान और सुना देता हूं, फिर सर एक साथ बात हो जाएगी, क्योंकि ये एक विषय है। इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता है ना। तेल के दाम कम नहीं हो रहे फिलहाल, ये उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने एक दूसरी बात कही कि ये जो जंग चली, भारत का जो मैनेजमेंट था, खासतौर और तेल गैस इन चीज़ों को लेके जिन पर हम बाहर पर निर्भर रहते हैं, वो उस पर उनका एक स्टेटमेंट आया। ये एक अलग बहस है, मैं आपको भी साथ साथ सुनवा रहा हूं। उन्होंने कहा देश में 1,07,000 पेट्रोल पंप हैं, जिसमें से 1 लाख सरकारी पेट्रोल पंप है, सरकारी कंपनियों के। उन्होंने कहा एक पंप भी ड्राई नहीं हुआ, तेल की कहीं किल्लत नहीं होने दी हमने। 4 महीने जंग चली, पूरी दुनिया में त्राही त्राही हो रहा था। देख लीजिए। Interested parties which deliberately put up planted news, यहाँ पे लाइन लग गई है, because there some people think that opportunities like this also provide openings for malpractice and black marketing, hoarding and so. But I want to put that aside.
अब आज दो अलग बातें हैं कि हमने जंग में मैनेजमेंट कैसा किया और अब जंग जब रुक गई है तो तेल के दाम कहां आने चाहिए, भी बहुत बता रहे थे प्रोफेसर साहब भी सबकी भी किन किन देशों में तेल के दाम घटाए जा चुके हैं ऑलरेडी। पाकिस्तान के अंदर, ब्राजील के अंदर, आयरलैंड के अंदर, यूके के अंदर, चीन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सभी जगह पंप का जो पेट्रोल प्राइसेस है, डीजल प्राइसेस है, वो कम हुआ है। तो ये उन्होंने भी तो इंपोर्ट किया होगा, उन्होंने भी तो हायर प्राइस पर ग्लोबल मार्केट से किया होगा। दरअसल दिक्कत क्या होती है कि जब आप राज्यसभा में होते हैं ना, तो आपको इलेक्शन लड़ने का खतरा नहीं होता है। तो जिसको इलेक्शन लड़ने का, जिसको जनता से रोज रूबरू होना है ना, वो उसको परेशानी होती है। राज्यसभा वाले को ज्यादा परेशानी होती है। फैसला तो सरकार का है, ऊपर से अंतिम पारी नहीं घटेंगे फिलहाल। हाथ त्रिपाठी जी, नहीं, कुतर्क के पहाड़ पर बैठे हरदीप पुरी जी से पूछना चाहिए कि फिर हम लोग जो बात कर रहे थे तो वो तो पहले के दाम पे तेल आया था। जब आप कह रहे हैं कि अभी तो महंगे पे आया है, तो जब सस्ते पर आया था, तब तो सस्ते पे आया था, तब तो पहले से लेके आया था। तो एक कुतर्क के पहाड़ पर पुरी जी बैठे हुए हैं। कुतर्क है। दूसरा, थोड़ा सा तो जनता के लिहाज से बात करना आना चाहिए। पाकिस्तान भी अगर तेल के दाम घटा दे रहा है और हमारे यहां मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं अभी तो तेल के दाम नहीं घटेंगे, प्रतीक्षा कीजिए, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। जब हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट, तो हम लोग इसी कहानी कुर्सी की खूब जमकर प्रशंसा की थी। हम लिस्ट बताते थे कि ये देश सब महंगे कर गए, भारत में महंगा नहीं हुआ। हम ये भी बताते थे कि 2-4 दिनों को छोड़ दें तो भारत सरकार ने बहुत अच्छे से इस क्राइसिस से, इस संकट का प्रबंधन किया। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? आप बिल्कुल ही मतलब तमाशे जैसा अंदाज हो गया है कि अरे ठीक है अब हम कर देंगे। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है, और लोकतंत्र में जनता जब किसी मंत्री को ऐसे बोलते हुए देखती है तो उसको बड़ा बुरा लगता है कि भाई साहब जनता चुने हुए हैं, जनसेवक हैं आप। ये कोई वो वाला नहीं है कि आप आईएएस ऑफिसर बन गए, सारी जिंदगी आईएएस रहेंगे, रिटायर होकर जाएंगे। ये वो वाला नहीं है। मुझे लगता है बहुत बैड टेस्ट में दिया गया बयान है, और हर हाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होनी चाहिए। टेस्ट तो ठीक है, वो रहे नौकरशाह रहे, उन्होंने उस अंदाज में कह दिया, सीधे कह दी बात। अब कोई नेता इसी को चाशनी में लपेट के बोल देता। बात तो ये है ना कि फैसला क्या हुआ, आप टेस्ट पे मत जाइए। दोनों चीजें शामिल हैं। जब आप बैड टेस्ट कह रहे होते हैं, दरअसल वो उनका जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि हमारे एक टेस्ट बड्स डेवलप हो जाते हैं। बोलने का लहजा भी तो कोई है। एंटी पीपुल स्टेटमेंट देना ये बैड टेस्ट है, और लोकतंत्र में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके प्रबंधन की भूरी भूरी प्रशंसा हुई। उस वक्त जो प्रबंधन हुआ उसको सबने कहा कि 27 देश से 42 देश तक चलेगा। हम लोग कर रहे थे ना प्रशंसा। लेकिन आज आप ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, अभी तक तो आप कह रहे थे कि तेल का संकट हो गया, हमारे जहाज रुक गए तो हमको बढ़ाना पड़ गया, और अभी आप कह रहे हैं कि 3 महीना रुकिए। ये मतलब विचित्र है। मुझे लगता है कि मंत्री के तौर पर ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। जी सर, देखिए इलॉजिकल है वो। एक जो बात हर्जी ने कह दी उसको मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता कि भाई जब सस्ता मिल रहा था तब आपने महंगा बेचा था, तब ये तर्क काम नहीं कर रहा था जो आज आप कह रहे हैं कि महंगा तेल खरीदा है। और एक तरीका भी होता है, सरकार ये भी कह सकती थी कि भाई अभी हम उसको थोड़ा सा कॉम्पनसेट करेंगे और उस पर जैसे भी स्थिति आएगी ठीक करेंगे। न्यारा ने कैसे कम कर दिया तेल, है ना, तो वो बात है दूसरी। प्राइवेट कंपनी ने घटा दिया। मैं इस बात, वो हरदीप पुरी साहब भले ही राज्यसभा से आते हो, लेकिन उनको पता है कि चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, तो उनका 3 महीने बाद हम करेंगे कम। तो 3 महीने बाद ठीक समय है ना चुनाव का, इसलिए वो ऐसे मत समझिए कि वो चुनाव नहीं जानते। तो आप मान के चलिए कि 3 महीने बाद हरदीप जी कह रहे हैं वो चुनाव के हिसाब से ठीक हो जाएगा। और ये पूरी जी थोड़ी देर कर सकते हैं सर। मैं तो खुद कह रहा हूं, तो आप सर ने भी और सर ने भी हरदीप सबने नहीं, मतलब बात हरदीप जी कर रहे हैं, फैसला सरकार का, फैसला गवर्नमेंट का फैसला है। बस दो बातें एक साथ। आप कुछ भी कहें लेकिन कहने का एक लहजा हो ना। आप लोग लहजे पे अटक नहीं, बिल्कुल है, लहजे पे है। जो ये ब्यूरोक्रेट का एरोगेंस वाला जो लैंग्वेज है ना, ठीक है, ये भी ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, अब चलिए तो फिर अब नेता, और वो भी सबसे बड़े नेता की बात सुन लीजिए। उन्होंने इससे रिलेटेड बात की, तेल वेल पे नहीं बोले, प्रधानमंत्री की बात सुना रहा हूं आपको। ये जंग के हालात के बीच दुनिया भर में क्या माहौल बना हुआ था, भारत इससे कैसे निपटा, भारत के जीडीपी के आंकड़े आए हैं, उस पर प्रधानमंत्री ने कहा। और वो अंग्रेजी की कहावत प्रधानमंत्री ने बोली, When the going gets tough, the tough get going. आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, when the going gets tough, the tough get going। भारत
विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलॉसफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जो बात हम पहले कह रहे थे कि संकट में देश ने, मोदी सरकार ने जिस तरीके से ज़रूरी सेवाओं को नियंत्रित किया, ज़रूरी सामान, तेल, गैस, फर्टिलाइज़र, हुई कमी, लेकिन अब वो सब धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति नॉर्मल कर दी गई है। मेरे ख्याल में फर्टिलाइज़र की आपूर्ति भी अब काफ़ी हद तक जो है सामान्य हो गई है। तो ये सारी बातें तो ठीक हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो जो जीडीपी के आंकड़े वो दे रहे थे वो भी बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। तो इसमें उनसे इस बात में तो सहमति नहीं हो सकती कि भारत ने इस संकट का सामना तो ठीक ठाक तरीके से कर लिया। नहीं, निश्चित रूप से कोई भी बड़ा वैश्विक संकट जब आया तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने उसको बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया। कोविड के समय जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मामले को हैंडल किया था, उसके बाद ये जब बड़ा वॉर आया, रूस और यूक्रेन का जब मामला युद्ध का आया, उस समय जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मामले को हैंडल किया, कभी ऐसी स्थिति गैस की और भारत में उत्पन्न नहीं होने दी। और उसके बाद जो ईरान और अमेरिका और इसराइल का जो मामला हुआ, उस समय जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मामले को हैंडल किया, तो 3 बड़े मामले मोदी जी के इसमें वैश्विक संकट के आए, तीनों को बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने हैंडल किया। और मुझे लग रहा है यही एक नेता की खूबी होती है कि जब वैश्विक संकट आपके सामने सबसे बड़ा हो, उस समय आप देश को कैसे आगे ले जाते हो, देश को कैसे संभालते हो, तब उनकी अग्नि परीक्षा होती है। डोमेस्टिक मामले में तो आपके पास 50 उपलब्ध होते हैं। इतना बड़ा मामला जब पूरी दुनिया जिस मामले से सफर हो रही है, और दुनिया की विकसित जो अर्थव्यवस्था है वो उस समय मतलब पीछे जा रही है और घबरा रहे, वो तय नहीं कर पा रहे, उस समय स्थिर रहना, अपने निर्णयों से देश को मतलब प्रभावित न होने देना और देश को उसी तरीके से ग्रोथ पे आगे ले जाना, ये एक बड़े नेता की काबिलियत होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों परीक्षा बहुत बेहतर तरीके से जिस रिलीफ की हम लोग बात कर रहे थे कि भाई वैसे तो महंगाई पे भी बाय एंड लार्ज सरकार ने अच्छा काबू दिखाया ही, बिल्कुल, लेकिन अब ये जो तेल के दामों में रिलीफ की बात है, प्रधानमंत्री की सोच को समझते हुए आपको क्या लगता है ये होगा? नहीं होगा निश्चित रूप से। लेकिन अभी जो हरदीप पुरी जी ने कहा, या सरकार ने अगर कीमतें तय नहीं की पेट्रोल डीजल की, तो सरकार को लग रहा होगा कि अब स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर तय नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका और ईरान का चल रहा है, हो सकता है 7 दिन बाद फिर स्टेट ऑफ हार्मोज बंद हो जाए, जहाज वहां से नहीं निकले। जब तक 1 महीने 2 महीने वहां से जहाज की आपूर्ति जब सामान्य होगी, तभी भारत ये स्थिति में आएगा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर सके। और मुझे लग रहा है कि सरकार को 1-2 महीने का समय दिया जाना चाहिए कि अभी एक अलग पर्सपेक्टिव दे रहे हैं समीर जी, क्योंकि अभी वहां भी अनिश्चितता बनी हुई है। ये पता तो चल जाए कि ये दाम जो है तेल के ये 70 पे रहने वाले हैं या फिर 100 पार हो जाएंगे। बाकी यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल। अभी बाकी सब देशों ने शायद ये नहीं सोचा। ये बहुत ज्ञान वाली बात है। सर वो छोटे-छोटे देश हैं, भारत तो अब इस पर क्या कहा जा सकता है? देखिए ये बहुत 60 दिन के लिए तो जो समझौते के अंदर जो ही है बात कि भाई हुई स्टेट ऑफ उसमें हार्मोज से जो सारी क्राइसिस जहाजें रहा, उसमें जो मैनेजमेंट रहा, उस पर तो सब लोगों ने इस बात को कहा कि भाई भारत में वो मैनेजमेंट ठीक रहा। लेकिन उस क्रेडिट को आप कब तक ले जा सकते हैं? दोनों बातें अलग अलग होती है ना। जब हम उसकी क्रेडिट दे रहे हैं तो फिर जहां पर आप क्राइसिस खत्म हुआ तो उसको उसी तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। देखिए सरकार अभी तो फिलहाल बिल्कुल साफ साफ कह दिया 2-3 महीने इंतजार कीजिए। वो जो हमारे यहाँ चल रहा था, पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो, ब्लीडिंग हार्ट्स जितने थे, उनको एक बयान सुनाने के लिए आज तो हम लोग हैं। एक बयान आपको सुना रहा हूँ। हम बातचीत करें, चिट्ठी लिखी हमारे यहाँ 60-70 लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को, शहबाज शरीफ को, खूब उस पर हंगामा हुआ। पाकिस्तान के एक पत्रकार का बयान आपको सुना रहा हूं। सारी सच्चाई खोल करके रख दी उन्होंने। अपने देश की बात कर रहे थे, भारत की बात नहीं की उन्होंने कहा पाकिस्तान मरा जा रहा है भारत से बात करने के लिए। यह दर्द पाकिस्तान का है कि भारत हमसे बात क्यों नहीं करता। तो पाकिस्तान तो चिट्ठी लिखे, समझ में आता है, हम क्यों इसमें उसका साथ दे रहे हैं। आप उनकी जबान सुनिए, गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान भारत से बात करने के लिए कि हमसे बातचीत दोबारा शुरू करो। कह रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी, जीएचक्यू से भेजे गए लोग ट्रैक 2 में जाकर भारत के लोगों के तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी तरह हमारी बातचीत जो है ये दोबारा शुरू करवा दो। और सर ये तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हम देख रहे हैं ना, पाकिस्तान की तरफ से पब्लिक स्टेटमेंट्स, उनकी गरज है, हमारी थोड़ी है। ये तो 100% बात, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान का। और वो केवल ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ओवरऑल जो पाकिस्तान की हालत है, जो पूरा का पूरा अंदर से जिस तरह से टूट रहा है, जल रहा है, वो सब बातें ऐसी हैं। और भारत और मैं बार बार हम लोग इसको सहमति नहीं होता कि भारत और पाकिस्तान का कोई मुकाबला किया जाए। मतलब भारत की इकोनॉमी, भारत की ग्रोथ, भारत का पूरा जो
सिस्टम है उसको पाकिस्तान से कंपेयर हमें नहीं करना चाहिए। ये बात मैं समझता हूँ, इस बात से सहमत हूँ कि पाकिस्तान की गरज है ना, और पाकिस्तान दबाव में भी है कि भाई किस तरह से इस मामले से निकला जाए और उस पर कैसे काम किया जा सकता है, ये बात हो सकती है। मैंने तो इनके एक मंत्री का बयान सुना, वो टीवी पे कह रहे थे आकर के इनके कि अब ये अमेरिका, यूके, यूरोप, चीन, रूस, ये सारे मिलकर भारत पर दबाव डालें कि वो पाकिस्तान से बातचीत शुरू करें। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान में तो ये दबाव बना हुआ ही है और पाकिस्तान को जरूरत है इस बात की कि कैसे किया जा सकता है। लेकिन डिप्लोमेसी में आप इसको भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, यदि उनकी गरज है तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से वो कर सकते हो उनके साथ कम्युनिकेट, ज़्यादा दबाव के साथ करना क्यों है? वही कल लंबी बात हुई थी, मैंने ये बयान इसलिए सुनवाया। वैसे मैं ये कह रहा हूं कि क्या ट्रंप से ज्यादा कोई दबाव बना सकता है? तब जब ट्रंप नहीं दबाव बना पाए भारत पे, फिर इसको पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि दबाव बनाने से भारत निर्णय दबाव नहीं लेता बना रहे, वो दबाव नहीं बना आपको रहे। आके सर झुका के घुटनों पर बैठकर आतंकवाद के लिए माफी मांगनी है। आपको कहना है कि हम बदहाल बर्बाद हो गए हैं, दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमने के बाद भी हमारा देश नहीं चल पा रहा है, इसलिए कृपा करिए प्रभु, हमसे गलती हो गई, ये किसी के दबाव से नहीं होने वाला। और मैं फिर कह रहा हूं, बातचीत के रास्ते खुले होने चाहिए, अंत में बातचीत होगी, ये ठीक है, यहां पे किसी को एतराज नहीं। लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें बात कतई नहीं हो सकती। वो कभी बौरा जाता है, वो क्या नाम है उसका, जो चॉकलेटी बॉय है, वो बिलावल भुट्टो, वो कहता है कि हम हाथ काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, समझ में उसको नहीं आता। वो माताजी को उसके इस्लामी आतंकवादियों ने मार दिया, आज तक उसमें कुछ नहीं कर पाया, आज तक कुछ नहीं कर पाया, और वो भारत को आंख दिखा रहा है, और उसमें हम कहेंगे कि नहीं हम बात कर रहे हैं। अमेरिका दबाव डालेगा क्या पाकिस्तान के कहने पे? कर पाएगा क्या? डाल पाएगा क्या? कई लोग आज तक डाल पाया? कई लोग कह रहे हैं आज की तारीख तक पाकिस्तान के लिए या अपने लिए तो अमेरिका दबाव नहीं डाल पा रहा है, साल भर से ट्रेड डील नहीं है। मानना है कि ट्रंप माइट ट्राई एंड कॉर्नर इंडिया की तुम बात करो। सौरभ जी, साल भर से जो देश अपने लिए ट्रेड डील नहीं हासिल कर पा रहा है भारत से, वो क्या पाकिस्तान के लिए कर लेगा? ट्रंप कोशिश कर चुके हैं, उनके पूरे सब देखिए ना, पूरा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन बिछा हुआ है भारत के सामने, लेकिन फिर भी ट्रेड डील अपने मन नहीं करा पा रहे हैं। एक बयान और देख लीजिए आप, ये भी बहुत बढ़िया हो रहा है कि पीओके के लोग जो हैं खुद ब खुद अब पाकिस्तान के पोल खोल रहे हैं। एक चीज जानिए, जो उस सिग्नेटरी जो आपने देखा है ना, उसमें एक व्यक्ति हैं जिनको आप सब जानते हैं, हम सभी जानते हैं। वो पहले ममता जी के लिए बैटिंग करते थे और आजकल वो संघ के आसपास बहुत बैटिंग करते हैं, वो भी उस सिग्नेटरी के हिस्से हैं। कौन है तो नाम बता दीजिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ऐसा तो जवाहर सरकार की बात कर रहे हैं। जवाहर सरकार की बात कर रहे हैं। नहीं, दूसरा भी है, वो बंगाल से ही है, सब ठीक है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वो इंपॉर्टेंट बात नहीं ना कि देश कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी बात इंपॉर्टेंट वाला बयान सुनिए। और मैं इसमें एक बात जोड़ दूं कि पिछले 50 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका के दबाव में भारत ने पाकिस्तान पर कोई फैसला किया हो। ये ऑपरेशन सिंदूर पर भी लागू होता है, कश्मीर पे बातचीत पर भी लागू होता है, कारगिल के वक्त का भी मैं बता देता हूं, और जब इंदिरा गांधी निक्सन से मिलने गई थी तब भी। पिछले 50 साल में कभी सहमत हूं, समझे? इसलिए ये सोचना कि अमेरिका के दबाव से कुछ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। चलिए, पीओके वाले जो है लगातार दुनिया को खुद बता रहे हैं कि इनके वहां क्या हालात बना करके पाकिस्तान ने पिछले 80 साल रखे हैं। उन्होंने कहा हमारे दरवाजे दूसरी तरफ भी खुल जाएंगे, मतलब एलओसी की पार भी हमारे दरवाजे खुल जाएंगे, तुम हमारी रसद रोकोगे तो। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, माइक पर लोग रैलियों में कह रहे हैं। अब एक बयान और आया है, ये और एक्सपोज करने वाला है पाकिस्तान। रैलियों में कहा जा रहा है कि तुम हमें दहशतगर्द आतंकवादी कह रहे हो, ढूंढा जा रहा है ना, वहां जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उनको ढूंढा जा रहा है, उन पर इनाम घोषित किया गया है, उनको आतंकवादी बता करके। मारे गए ये लोग, पुलिस ने, आर्मी ने, सेना ने, रेंजर ने मारा ना इनको, और इन्हीं को आतंकवादी बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथों में बंदूकें तुमने दी पाकिस्तान की फौज, और तुम आज हमको आतंकवादी कह रहे हो। आप सबकी मौजूदगी में कहता हूं, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक दी पाकिस्तान की फौज ने थी, और पूरी पाकिस्तान की फौज ने। और तुम हमें बताते हो हम दहशतगर्द। डिप्टी कमिश्नर रावला कोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली, तलवारों वाली, याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है, तुम रैलियां निकलवाते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तुम हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। तुम हमें बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और ये सारे लोग दहशतगर्द हैं? ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस हैं, और तुम्हें अपनी यहां से छुट्टी नजर आ रही है।
ये बहुत अच्छा हो रहा है जो पीओके के लोग जो हैं खुलकर दुनिया को सब बता रहे हैं सर। ये भाई यही तो हम कहते रहे तो मान नहीं रही थी दुनिया कि हमारे यहाँ पाक प्रायोजित आतंकवाद होता है। आज पीओके वाले कह रहे हैं कि हम हाथों में बंदूकें दी। आसिम मुनीर के कुकर्मों से आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान की वास्तविकता सामने लेकर आ गए। और जिस तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं, दिन रात वहां लोग रैलियां कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि रात को रैली बंद हो रही है, रात को बैठ के हो रही है, रात को लाइट लगाई जा रही है, वहां रैलियां हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और अब उन्होंने जिस तरह तय कर लिया कि भाई पाकिस्तान को दुनिया में एक्सपोज करना है और अब हम झुकेंगे और डरेंगे नहीं। हमारे साधन आप इस्तेमाल करते हो और हमको गरीब रखते हो। भारत के हिस्से में जो ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का जो हिस्सा है, वहां जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अब उन्होंने बता दिया कि हम आपका हिस्सा नहीं है, अब हम आजाद होने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छी शुरुआत वहां पर हो गई है। अब ये रुकने वाला नहीं है। और ये लगता है आसिम मुनीर वहां कितने भी टैंक चलाए, कितने भी हत्या करे, उन्हें आतंकवादी घोषित करे, अब उन लोगों ने तय कर लिया। महिलाएं वहां निकल के आ गई है, जिस तरीके से बच्चे सड़कों पर उतर कर आ गए। ये आंदोलन लंबे चलने वाला है, सेना से ये आंदोलन दबने वाला नहीं है। अब ये फैसला अपना करके रहेंगे। जी सर, चले एक आपको इंटरेस्टिंग खबर देता हूं मैं। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। कल से वहां पर 9 जुलाई तक के लिए कई कार्यक्रम वहां पर होंगे। भारत की तरफ से भी बहुत लोग जा रहे हैं। अब इसमें खबर एक आई है, वो थोड़ी सी हैरान करने वाली भी है लेकिन समझ में भी आती है कि इस कार्यक्रम में आयतुल्लाह खामेनी के जनाजे और बाकी सब कार्यक्रमों में उन्हीं के बेटे शामिल नहीं होंगे। मुस्तफा खामेनी खुद शामिल नहीं होंगे। और इसकी वजह यह है कि आज भी खतरा है कि अमेरिका नहीं तो इजराइल फिर उनकी खोज खबर निकाल के उनकी हत्या कर सकता है। जब पीस डील पे बात हो रही है। नहीं, इसको आप ऐसे मत समझिए कि कोई उस दिन वो हत्या कर देगा, लेकिन जब वो सामने आ जाए, ईरान की चिंता यह है कि वो एक बार उनके अपीयरेंस हो गई तो फिर वो ट्रैक करना उनको आसान होगा। इसको ये मत समझिए कि मुस्तफा यदि वहां पर उसमें अंतिम संस्कार के में शामिल होंगे तो उस दिन कोई उनकी हत्या हो जाएगी। ये कतई मतलब ये गलती तो कोई भी नहीं करेगा। उनको ट्रैक करना आसान हो जाएगा, उससे वो बचना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इस लायक भी तो होना चाहिए कि आ सके। हो सकता है इस लायक ही नहीं हो, वो अभी से बिस्तर से उठने लायक नहीं हो, ऐसी स्थिति हो कि वो आ ही नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कह दिया। ये भी हो सकता है। कंडीशन होगी उनकी कि वो इस स्थिति में नहीं होंगे कि वहां पर जाके जो इतना अगर वो जैसे बताया गया था उतने घायल हुए। अच्छा, उसी हमले में तो घायल हुए जिसमें उनके पिता की मृत्यु हुई थी। घायल मतलब ये भी हो सकता है 4 महीने में गया हो, पैर उड़ गया हो, 4 महीने में। हाँ, तो सामने आ जाएगा ना कि भाई क्या हालत हो गई, इसके कैसे देश चलाएगा। तो वो लेकिन कभी ना कभी तो उनको सामने आना ही पड़ेगा। कंट्री के अब के सुप्रीम लीडर तो वही है। तो बाद में करेंगे ना सर, हाथ पैर जोड़ गए होंगे, आर्टिफिशियल लगवाएंगे तब आएंगे। अभी ऐसे आएंगे तो दुनिया में क्या संदेश जाएगा, कैसे देश चलाएंगे। एक आशंका हो सकती है कि इस तरह की बात हो। या ये भी संभावना है वो वाकई जिंदा है भी या नहीं है, ये सारी संभावनाएं तो ट्रम्प साहब ने कंफर्म किया था कि नहीं, वो तो ट्रम्प ने कंफर्म किया था कि वो जिंदा है। तारीख को इस मौके पर नहीं दिखते हैं तो बहुत कम संभावना है कि वो जीवित है। हाँ, बहुत कम। बहुत। और अगर वो जीवित भी हैं तो इतने बुरे हाल में है जिसको ईरान अपने लोगों को दिखाना नहीं चाहेगा, दुनिया को दिखाना नहीं चाहेगा अगर नहीं दिखते हैं। मैं ये मानता हूं अगर वो इस हाल में होंगे तो चाहे शॉल ओढ़ के आए, चाहे जो करके आए, मतलब शॉल बिल्कुल मतलब थोड़ा सा लबादा वो करके आएंगे, लेकिन वो आएंगे जरूर। भले वो थोड़ी देर के लिए आए, नहीं आते तो मतलब वो अब नहीं आते मतलब इस दुनिया में नहीं है, या है भी तो बहुत बुरे हाल। खबरों की गाड़ी को फिर आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश की मजेदार खबर देखिए। मध्य प्रदेश में इन दिनों घमासान, वैसे इन दिनों क्या हमेशा से घमासान है कांग्रेस के अंदर मध्य प्रदेश में, धड़ों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी। लेकिन जो इस बार हुआ ये कभी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता बीजेपी से लड़ने की बजाय आपस में लड़ते हैं, ये भी पुरानी बात हो गई। लेकिन ऐसे ऐसे बयानों के तीर, जो तीर पहुंच गए, या तीर की गूंज कह लीजिए या कसक टीस दिल्ली पहुंच गई। भाई राहुल गांधी से शिकायत हो गई दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह पर एक्शन की मांग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ही मध्य प्रदेश के नेता। अब क्या है मामला आप समझिए। एक बार हमने आपको खबर दिखाई थी इसी कहानी कुर्सी के प्रोग्राम में कि वहां कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, और जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि उन्होंने सरकारी संपत्ति 500 करोड़ रुपए की 1 रुपए में एक ट्रस्ट को दे दी, और यह मुख्यमंत्री के कहने पे हुआ। यह उन्होंने भ्रष्टाचार का सार्वजनिक आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया, और दिग्विजय सिंह उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने जीतू पटवारी के आरोप को गलत बता दिया, या कागज वागज लेकर के आए और बताया कि नहीं, ये तो सरकारी ट्रस्ट है, इसमें नियमों में कुछ गलत नहीं हुआ है, ऐसे ही पहले भी ऐसे ही होता रहा है, इस बार भी ऐसा हुआ है। उन्होंने जिस तरीके से सरकार का बचाव कर दिया, सीधे सीधे मुख्यमंत्री का नाम लेकर के चूंकि आरोप लगा था, जिस तरीके से उन्होंने मोहन यादव का बचाव किया, दिग्विजय सिंह के पार्टी के लोग बेहद खफा हैं उनके ऊपर। अच्छा, इतना ही नहीं, फिर उन्होंने यह भी कह दिया कि
कुछ दलाल किस्म के लोग इसी किस्म के आरोप लगाते रहते हैं। अब ये बात जो है किसी के मतलब ये बाकी तो निगल भी लें, इसको कैसे निकले कि अपना ही नेता किसी को दलाल कह रहा है। अब उन्होंने ये शब्द किसके लिए कहा था, किसी ने कहा किसी पत्रकार को कह रहे थे कि उसका नाम दलाल है, या उन्होंने दिग्विजय सिंह ने इस पर शायद सफाई भी दी है, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इसको अपने ऊपर ले लिया। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव, उन्होंने तो सीधे राहुल गांधी से शिकायत कर दी और कहा कि दिग्विजय सिंह पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव हैं निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी, उन्होंने दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया कि ये पुत्र मोह में इस किस्म के बयान दे रहे हैं। अब वो खास बयान क्या था जिस पर लोग इतने तिलमिलाए हुए हैं कांग्रेस के दिग्विजय सिंह से, वो आप सुन लीजिए। ये पूरा का पूरा एक साथ हुआ है जो जमीन 1 रुपए में दी गई है, इसलिए वो चार्ज सही नहीं है। अब देखो बात यह है, इस देश में दलालों की कमी नहीं। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है, इसलिए ये सब उसका खेल है। अब ये तो बिल्कुल साफ है कि उन्होंने जनरल मतलब इस दलालों की कमी नहीं है, मतलब वो इसी आरोप के सिलसिले में बोल रहे थे कि ये आरोप लगाया तो किसी दलाल किस्म के आदमी ने आरोप लगा दिया, देश में दलालों की कमी नहीं है, ये दलाल लोग इसी किस्म के आरोप किसी पर लगा देते हैं भ्रष्टाचार के, फिर उससे पैसा उगाही करते हैं। ये दिग्विजय सिंह कहना चाह रहे थे। लेकिन ये आरोप किसका है? आरोप तो कांग्रेस पार्टी का है भाई। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दलाल कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, इसी बात की शिकायत दिल्ली पहुंची। इतनी है मामला समीर जी? बिल्कुल, और बहुत गंभीर मामला ये, मतलब कांग्रेस मध्य प्रदेश के जो प्रभारी है हरीश चौधरी, उन्होंने भी राहुल गांधी से बात कही है कि बहुत गंभीर मामला है और दिग्विजय सिंह के ऊपर अनुशासन की कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई क्या हो ये मल्लिकार्जुन खड़गे और आप तय कीजिए। खबर ये आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिग्विजय सिंह को फोन किया है और आपत्ति दर्ज कराई है कि राहुल गांधी इस बात से बहुत खफा है जिस तरीके से आपने कहा है। ये मामला दिग्विजय सिंह का था ही नहीं, दिग्विजय सिंह किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व नहीं थे। न उनके क्षेत्र का मामला था, न उनके परिवार का मामला था, न उनके समय उनके मुख्यमंत्री रहते समय दी हुई जमीन का मामला था, न कांग्रेस के समय दी हुई जमीन का मामला था। बिना बात के दिग्विजय सिंह ने इस मामले को सफाई दी और जिस तरीके से जीतू पटवारी को उन्होंने दलाल कहने की कोशिश की, इस पूरे मामले सीधे उनके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है, निश्चित रूप से सीधे जीतू पटवारी के लिए हुआ है। अच्छा। लेकिन इसके पीछे दूसरा गणित आ रहा है। खबर यह भी आ रही है कि दिग्विजय सिंह राधौगढ़ के राजा मतलब माने जाते हैं। गुना राधौगढ़ में इन्होंने अपने लिए कुछ जमीन अपने मुख्यमंत्री रहते अलॉट कराई थी, उस जमीन की जांच चल रही थी और एक खबर आ रही थी कि मोहन यादव उस जमीन को विड्रॉ करने वाले थे। तो मोहन यादव से दिग्विजय सिंह की कोई साठगांठ हुई अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपनी ट्रस्ट की जमीन को बचाने के लिए, और शायद हो सकता है कि अपनी जमीन बचाने के लिए उन्होंने पार्टी के साथ जमीन बेचने का काम किया है कि मेरी जमीन बचे। ट्रस्ट की जमीन तो बात होगी, अपनी व्यक्तिगत जमीन बचाने के लिए उन्होंने पार्टी के खिलाफ बयान जो बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये तो पता नहीं सर जांच के विषय है, लेकिन कोई तो वजह होगी कि दिग्विजय सिंह ने सरकार का बचाव किया। क्यों उतरे सरकार के बचाव में? सर बचाव नहीं किया, सीधा दलाल बोला अपने अध्यक्ष पार्टी को, अपने आदमी को दलाल कहना और सरकार का बचाव करते तो भी समझ में आती है। थोड़ा दाएं बाएं करके आदमी राजनीतिक निष्ठा से बाहर जाकर के आदमी कर देता है, थोड़ा बहुत कुछ बोल देता है, लेकिन सीधा सीधा अपनी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उसी को दलाल संबोधित कर देना, मतलब एक ढंग से उन्होंने डिनाई किया कि मैंने किसी के लिए अपनी पार्टी की किसी आदमी, वो तो विजय जी की भाषा है, वो विजय जी की भाषा है कि कहा तो उन्हीं के लिए है, लेकिन बात सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी जरूरत क्या पड़ी, सवाल तो ये है। बिल्कुल यही सवाल लेना देना या तो जो ऐसी कोई बात है जैसे समीर जी बता रहे हैं, वो मुझे नहीं पता, वो समीर जी को ज्यादा पता रहता है इस बारे में, उसमें कोई गलत मैं उनके सवाल नहीं करता, लेकिन ये सवाल तो वाजिब है ना कि आपको क्यों जरूरत पड़ी है। और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी, और उन्होंने दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मसले पवन खेड़ा थे उसमें के खिलाफ, पवन खेड़ा वहां पर मौजूद है, तो उसके खिलाफ मान लीजिए आप उससे सहमत नहीं होते तो मत करते प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ भी नहीं कहते उसके खिलाफ बोलने में कि क्या हो रहा है। किसी ने कहा कि इस पे बोलिए, किस नहीं या तो नहीं किसने कहा, या तो किसी ने सिंह से कहा कि आप आइए इस पर आइए, हाँ तो वो हो सकता है, लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है। लेकिन वो कांग्रेस में कुछ लोगों ने कहा, जब दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि भाई मैंने ये उनके लिए नहीं कहा, कुछ लोगों के लिए कहा है, दूसरे लोगों के लिए, तो कांग्रेस के कुछ मित्रों ने मुझे कहा कि ये कैसे हो सकता है, और कौन है वहां, और कौन है? नहीं, उस पर उन्होंने शायद जवाब दिया कि एक पत्रकार का उपनाम दलाल है। नहीं, वो तो इसलिए आज हमने बयान सुनवाया, वो बिल्कुल साफ कह रहे हैं दलालों के काम है इस तरह के आरोप। लेकिन मुझे लगता है कि पटाक्षेप कीजिए थोड़ा सा। आप लोग जब ये कह रहे हैं ना कि किसने उनको कहा होगा, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति के ऐसे नेता नहीं कि कोई उनको कुछ कहे।
जिसको कहते हैं वही कहते हैं। और ये सब जानते हैं कि दिग्विजय और कमलनाथ दोनों जो वेटरन्स हैं, जो पुराने बड़े खिलाड़ी हैं, वो खार खाए बैठे हुए हैं। उनको एकदम पसंद नहीं आ रहा है जो राष्ट्रीय नीति। बहुत गंभीर मसला ये खार खाए जैसा भी नहीं है। मैं उसी को आगे आ रहा हूँ। राज्यसभा का भैया अनुशासनहीनता से भी कई आगे का मामला है। लेकिन आप लोग उसको ध्यान तो कीजिए। अशोक गहलोत को आफत करके अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, दिग्विजय सिंह नॉमिनेशन पेपर लेके पहुंच गए, उनको नहीं करने दिया। आप लोग संदर्भों को याद कीजिए। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे, उनका कहना था कि हमसे योग्य कौन है भाई, हमसे बड़ा, और अगर कहते तो हम नहीं करेंगे। खड़गे जी आ गए तो वापस ले लिए। फिर राज्यसभा में उनसे नहीं पूछा गया। और एक तरह से कहें तो वो इस वक्त स्वयंभू नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं लेकिन स्वयंभू नेता हैं। और उन्होंने ये तय करके किया है कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश का नेतृत्व उसकी साख चौपट हो, वो किसी लायक न रह जाए। अब वो दलाल लाल तो वो कह रहे हैं, हम वो क्यों कहें, लेकिन कुल मिला के मसला अगला बयान सुनिए। इसमें पार्टी से निकालना चाहिए, दिग्विजय सिंह को पार्टी से निकालना चाहिए सर। पार्टी से निकालना बिल्कुल, अगर पार्टी से निकाल देंगे तो कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी मध्य प्रदेश में हो जाएगी। मतलब आप अभी शुरू में चर्चा कर रहे थे कि सारी जिसमें यानी मध्य प्रदेश कांग्रेस एक और बने। चलिए सर आगे अगला बयान मेरे लेकर आए। इनकी इच्छा खबर सर, खबर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपना 10 सर्कुलर रोड का बंगला आखिरकार खाली कर दिया। कई महीनों तक घमासान के बाद आखिरकार राबड़ी देवी और लालू यादव बंगले से निकल गए हैं, चले गए हैं, और 20 साल के बाद लालू परिवार ने यह बंगला खाली किया है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि 20 साल तक वो अनधिकृत रूप से रह रहे थे, लेकिन अब इस वक्त तो जो है उनसे बार बार कहने के बाद 3-4 बार के एक्सटेंशन के बाद उनको बंगला छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। अब ये तो हो गया। अच्छा, वो प्राइवेट बंगले में गए, यहां से सरकारी बंगले में नहीं गए, प्राइवेट बंगले, अपने प्राइवेट मकान में। उनका जो बन गया वो वाला तो नहीं बना होगा, वो अभी नहीं बना, तो एक ही मकान होगा उनके पास पटना में। बात कर रहे हैं, कह रहे नहीं में। अब बयान सुनिए साहब आप, मजेदार बयान। लालू यादव के बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बंगले पर सिक्योरिटी भी तो छोड़ी हुई है ना लालू फैमिली ने, वो कई हफ्ते हो गए उस बात को। तो वो बहुत गर्म होकर के बोले तेजस्वी यादव। अब बात करने के लिए मुझे बहुत अच्छा पॉइंट मिला यहां से। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव सर्वेंट क्वार्टर में पैदा हुआ है। त्रिभट जी, तेजस्वी यादव सर्वेंट क्वार्टर में पैदा हुआ है, और लालू जी की राजनीति 2 कमरों से शुरू हुई थी। हम वापस 2 कमरे में चले जाएंगे, रखो अपना बंगला और अपनी सुरक्षा अपने पास। ये तेजस्वी यादव। सम्राट चौधरी ने भाषण दे रहे, बाप को अलग सिक्योरिटी चाहिए, माँ को अलग चाहिए, बेटा को अलग चाहिए, बेटी को अलग चाहिए। वो अपने घर से दे रहे हैं क्या? हम नेता विरोधी दल नहीं होते तो मिलता। हम तो 2 सर्वेंट क्वार्टर में तेजस्वी पैदा हुआ। लालू जी की राजनीति ब्रिटेनी से 2 कमरों से शुरुआत हुई, फिर 2 कमरों में चले जाएंगे तो क्या तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है। रखिए, जीतन राम मांझी को भी चाहिए, उनके दोनों बेटाओं को चाहिए, पुतों को चाहिए, समधनों को चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी को भी चाहिए, उनके बीवियों को चाहिए, बेटों को चाहिए, और नया लाइन में पुतों है। चिराग पासवान को भी चाहिए, उनकी माता जी को भी चाहिए, सबको चाहिए, उनके भाई को, भतीजा को, सबको चाहिए, तो ठीक है। तेजस्वी जी के आरोपों को हम गलत नहीं मान सकते। सुरक्षा सबको मिली हुई बिहार में, कौन ऐसा नेता इसको नहीं मिली? तो वो ये कह रहे हैं उन सबको, बेटा को, बेटी को, जीजा को, दामाद को, सबको सुरक्षा, और हम ही को नहीं, बस ये अलग विषय है। उन्होंने कहा हम 2 सर्वेंट क्वार्टर में पैदा हुए, 2 कमरों में रहे, वहीं वापस चले जाएंगे। अच्छा, एक वो तस्वीर जो है वो मैंने देखी कई बार है, राबड़ी जी चूल्हे पे बैठी हैं, बैठी, देखिए आप तस्वीर, लालू जी बगल में बैठे हैं, गोद में बैठे हैं, शायद तेज प्रताप हो या बेटी होंगी शायद। और वो वाकई ऐसा लगता है कि जैसे सर्वेंट क्वार्टर, छोटा सा कमरा। अच्छा, उनकी राजनीति तो वहीं से ही शुरू हुई, बात सही है, वहां से शुरू हुई, वो तो ठीक है। तेजस्वी जी ने शायद मेरे ख्याल से हुआ। तेजस्वी जी का जन्म कब हुआ? तेजस्वी जी का जन्म 1989 के आसपास। 80 नहीं, 80 में नहीं हुआ सर। नहीं, 89, 35-36 साल के तो हैं ये। 89 सर, 89। और लालू जी पहली बार 1977 में लोकसभा जीत गए थे। और कौन सा सर्वेंट क्वार्टर था? सांसद का घर सर्वेंट क्वार्टर होता है। मतलब कोई भी चीज कहने से पहले, और मैं इसीलिए कह रहा हूं इस पर ही बात कीजिए। नहीं, आप दूसरी बात कर रहे हैं, मैं इसको दूसरे आगे तक ले जाना चाहता हूं। आपने कहा तेजस्वी जी ने कि भाई
वो सारे आरोप उनके ठीक है कि सिक्योरिटी नहीं मिल रही या जो भी है सबको दिया गया वो ठीक है, लेकिन तेजस्वी जी को भी इस बात पर जवाब देना। सारी राजनीतिक विवाद तो ये है कि जो लोग, जिन लोगों ने, लालू जी ने 2 कमरों से, सर्वेंट क्वार्टर से राजनीति शुरू की मानते हैं, वो फोटो भी है। आज कहाँ पहुंच गई है वो राजनीति और कैसे रास्तों से पहुंची है, मूल सवाल तो वो है। सबसे बड़ी बात है। आप कंटिन्यू कर लीजिए। नहीं, मैं वही कह रहा था कि 77 में वो लोकसभा में चले गए, उनकी पैदाइश से पहले वो किन किन पदों पर चले गए, और वो पूरा परिवार इसी बात के तो आरोप है कि आप, मतलब जिसको अभी विजय जी ने कहा कि यही आरोप है कि बिहार की जनता गरीब से गरीब होती गई और लालू परिवार की धन संपदा का कोई हिसाब ही नहीं रहा। राजनीति इसके लिए होती है क्या? आप ये अगर कह रहे हैं, और जहां तक रही बात घर, बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी, तो भाई क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की था, उत्तर प्रदेश में न्यायालय के आदेश की बात खत्म हो गई, यहां भी बंद कीजिए भाई। पूर्व मुख्यमंत्री को देना भी है, किसी की जरूरत हो तो दीजिए 2 कमरे का 3 कमरे। वो कह रहे हैं हम वापस 2 कमरे में चले जाएंगे। नहीं, वो नेता है, बयान दे दिया उन्होंने। भाई उनको एहसास हो सकता है, बड़े नेता है। देखिए एक बार चारा घोटाला, रेलवे घोटाला, भूमि घोटाला, IRCTC टेंडर घोटाला, एक कभी चीज पढ़ा था, अमीरी की आरोप सब है। अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी दुखदाई होती है। तो राजनीति की अमीरी पर ये जो गरीबी अभी पनपी है ना, ये बड़ा दुखदाई है उनके लिए। अभी वो सत्ता में रहे थे, उप मुख्यमंत्री रहे हैं। एक समय था जब लालू परिवार का बिहार की राजनीति, क्या पूरे देश की राजनीति में एक समय यूपीए काल में उनका डंका बजता था। अब उनकी हैसियत पूरी तरीके से खत्म हो गई है। लालू जी अब उस स्थिति में नहीं रहे कि अब राजनीति को उतने स्तर तक ले जा सके। जमीन की लड़ाई वो लड़ नहीं सकते हैं, तेजस्वी नहीं लड़ सकते हैं। अब ऐसे में उनके पास संपत्ति की तो कोई कमी नहीं है। हम सब 2 कमरे तो जानते होंगे हैं। ही भाई 2 कमरे नहीं, उनके पास तो 50 कमरे का होगा। और जो आपने देखा था दानापुर के पास जो जमीन थी, उस पर जो बन रहा था, वो तो महल नुमा आकार का ही था। ये भी बड़ा बंगला कोटिल नगर में जो बना है, नहीं तो जहां पर भी शिफ्ट हुए हैं। कोटिल नगर। ये तो राजनीतिक रेटरिक जिसको हम कहते हैं ना, ये रेटरिक वाली भाषा है। आपको किसको नहीं मिल रहा है? वहां बिहार के एक MLC को भी सिक्योरिटी मिल जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं? कोई MLC भी होता है ना, तो उसको एक पिस्टल रिवॉल्वरधारी एक बेचारा एक इंस्पेक्टर उसके साथ चलता है, तो उनको तो वाई कैटेगरी की ऑलरेडी सुविधा मिली हुई थी। ठीक है, नहीं हमें तो अच्छा लगेगा। जानबूझ करके पॉलिटिकल करने के लिए, मामले को पॉलिटिसाइज करने के लिए आप ये जैसे जीवन से शुरुआत हुई किसी की राजनीति। देखिए इसमें कोई, मतलब ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि लालू जी अगर सर्वेंट क्वार्टर में या छोटे कमरे, 1 कमरे में रहते थे तो वो सारी जिंदगी उसी में रहे। नहीं, उसमें नहीं रहने की लेकिन हाँ, अपने मूल की तरफ एक बार देखना तो सभी को चाहिए कि हम कहाँ से आए थे, कहाँ पहुंच गए और कैसे पहुंचे, किन रास्तों से पहुंचे। आगे देखिए खबर, बिहार से जुड़ी हुई खबर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अब राज्यसभा चले गए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो मंत्री थे, MLA थे बांकीपुर से। कई दिनों से खबर चल रही थी, अब खबर काफी पक गई है कि उस जगह से उपचुनाव में प्रशांत किशोर खड़े हो सकते हैं, जनसुराज वाले। अब उनके जाने से वहां क्या कोई फर्क पड़ेगा? बड़ी उहापोह चलती रही, वो तैयारी बहुत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की बिहार में सबसे सेफ सीट में से एक है, तो हम यहीं पर बीजेपी की हवा, मतलब गुब्बारे की हवा पंक्चर करेंगे और बांकीपुर में हम चुनाव लड़ेंगे। तो सब ये कह रहे थे कि खुद ही लड़ें। फिर अब लगभग ये तय है कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे। आप ही बोलिए सर। मुझे लगता है कि जो सामाजिक समीकरण है जहाँ से ये लड़ते हैं नितिन नवीन जी, वो इनके पक्ष में नहीं है। और कायस्थों की एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे, और वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का बहुत ट्रेडिशनल रहा है। वो उनको हराना असंभव है वहाँ से। वो बांकीपुर, आप थोड़ा आगे और निकल गए। मैं तो कह रहा हूँ जनसुराज और खुद प्रशांत किशोर क्या प्रूव कर पाए अपने, कोई मतलब कोई आधार है? देखिए जनसुराज, ये भी केवल रेटरिक है कि हम बैठे के हम माहौल बनाने के लिए। जनसुराज की उसी दिन वहां पर हवा निकल गई जब फिल्म स्टार जैसे बहुत सारे, एक बड़े जिसके कहते हैं ना बस के अंदर, जब इनका पूरा एयर कंडीशन वैनिटी वैन में जिस समय उनको आया और पूरे, तो लोगों के समझ में आ गई ये बात कि ये आदमी क्या कर रहा है। तो क्रेडिबिलिटी लॉस तो हुआ है प्रशांत किशोर का अपना बहुत ज्यादा। सर तो मुझे नहीं लगता है कि वहां से भी जीतेंगे तो फिर हारेंगे वो।
वहां वो लड़ने जाएं, बेशक लड़ने जाएं, सबको अधिकार है होना जाना, लेकिन उस सीट पर वो जीत नहीं समीर जी। पाएंगे। देखिए, बांकीपुर सीट को तो प्रशांत किशोर बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, रणनीतिकार रहे और उस सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे थे, वो जानते होंगे ये सीट कितनी मुश्किल है। 40 साल से बीजेपी का वहाँ कब्जा है। नितिन नवीन के पिताजी नवीन सिन्हा जी वहाँ से लंबे समय सांसद रहे। नितिन नवीन खुद वहाँ से 5 बार के विधायक रहे। नितिन नवीन खुद 5 बार के वहाँ से विधायक है। अब जब नितिन नवीन ने वो सीट खाली कर दी तो वहाँ से चुनाव होगा। और अभी भविष्य में बिहार में कोई चुनाव नहीं है। जब कहा जा रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, वो लड़े नहीं, तो ये उनको भी बाद में गिल्ट हुआ कि मुझे चुनाव लड़ना था, मैसेज गलत गया है। अब ये लड़के बताना चाहते हैं, ये खुद तो लड़े ही नहीं थे, तो नहीं लड़े थे, तो अब बता के संदेश देना चाहते हैं कि भाई मैं लड़ रहा हूं, वहां संगठन काम कर रहा है। और अब ये चुनाव बेसिकली सम्राट चौधरी की भी परीक्षा है और नितिन नवीन की भी परीक्षा है। दोनों के लिए चुनौती है अच्छे से जीतने के लिए। एक चांस लिया है प्रशांत किशोर ने कि भाई और ये लोगों की नजरों में खड़ा हो सके एक बार। लेकिन क्या किसी ने सोचा था जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, और जब गोरखपुर पर उपचुनाव हुआ तो गोरखपुर समाजवादी पार्टी जीत गई थी, बीजेपी सीट हार गई थी पहली बार वो गोरखपुर की। तब किसी ने नहीं कहा था कि वहां से योगी से हारेंगे। तो संभावना बन सकती है। ये चुनाव इंटरेस्टिंग होगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा। आगे देखिए, त्रिपाठी जी का फेवरेट सब्जेक्ट एथेनॉल, पेट्रोल में एथेनॉल। अब देश में एथेनॉल मिश्रण को लेकर इस वक्त जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया सब जगह इसकी बात हो रही है। कोई कह रहा है कि गन्ने का जूस मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, कोई कह रहा है 20% नहीं 40% एथेनॉल का मिश्रण किया जा रहा है। हमारी इंजन खराब हो रहे हैं, हमारी सर्विस कॉस्ट बढ़ गई है, हमारी माइलेज कम हो गई है गाड़ियों की। अब कल इस पर गडकरी जी का बयान आपने देखा था, उन्होंने कहा था ये पेट्रोल लॉबी के लोग हैं, मतलब जो हम इतना आयात करते हैं लाखों करोड़ रुपया का, ये सब उस लॉबी के लोग हैं। इनको तो नहीं सुहाएगा ना कि हमारा इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाए। अब पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी का भी इस पर बयान आया। उन्होंने कहा कि इस वक्त केवल 20% इथेनॉल का मिश्रण हो रहा है। 20% से ज्यादा मिश्रण तभी किया जाएगा जब इसके सारे आवश्यक परीक्षण पूरे हो जाएंगे। Is saying that fuel mileage is going to be dropped. Arey bhai, it's now well established that when you have ethanol, they use it in racing cars also. The acceleration increases. What is that thing called? The knocking. That improves. Mileage, yes, it may drop a little, but it may drop a little. Mileage can drop a little because of various things. Secondly, we have reached a stage after consulting all the stakeholders. My God, SIAM, ARAI. Then somebody says, your insurance is no longer covering this. Insurance companies have given clarification because there's no issue. But who benefits by this false narrative? I am not going to make any accusations here. But it should be very clear. My response to that is, there is enough space in the growing Indian consumer market for all systems to coexist. For electric vehicles, for biofuel mixed vehicles, we are only at 20%. If we move from 20 to 25 at some stage, it will be after all the tests have been done. And there's enough space in there for hybrid, CNG vehicles. तो उन्होंने कहा भारत में हर प्रकार की गाड़ी के लिए एक जगह है, उसमें एथेनॉल वाली भी, लेकिन अभी तो एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो हर किसी पर एक लगभग समान रूप से लागू है। अभी कोई चॉइस तो है नहीं कंज्यूमर के पास कि आप बिल्कुल प्योर पेट्रोल ले लीजिए या E20 पेट्रोल ले लीजिए। तो सब लोग ये वो 20% मिक्सिंग वाली पेट्रोल ले रहे हैं, एक बात। और दूसरा, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन कहा कि लोग कि इसके पीछे कोई तो है, इन सब आरोपों के पीछे। और हमने कार मैन्युफैक्चरर से लेकर के इंश्योरेंस से लेकर के सबको हमने भरोसे में लेकर के ये काम किया है। जी त्रिपाठी। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि जब कोई भी सरकार अपने किसी निर्णय पर बताने लगे कि पहले की सरकार ने निर्णय लिया था, तो इसका मतलब है कि सबसे पहला वही कि वो वीक पॉइंट पे। अभी भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार ये कह रही कि ये तो यूपीए के समय में आया था, हमने तो सिर्फ उसको आगे बढ़ाया है। तो अभी तो गडकरी जी और हरदीप पुरी जी और पूरी सरकार क्रेडिट ले रही थी कि हमने देखिए कमाल कर दिया एथेनॉल मिला के। एथेनॉल 20% हो या 10% हो या 85%, जो 2-3 पंप खोल दिए हैं, सवाल यह है कि क्या इसकी पूरी टेस्टिंग हुई? तो पुरी जी ही कह रहे हैं कि 20 के ऊपर हुई नहीं है, तो 85 वाला इंजन कैसे बनवा दिए भाई? मारुति और होंडा के साथ मिलकर, चलो वो इंजन बनाए, उनकी बात अलग है। लेकिन जिनकी गाड़ी 23 के पहले का इंजन है, उसमें बहुत से लोग परेशानी की बात कर रहे हैं। फिर अगर मिक्सिंग है तो उसका कोई अभी तक साइंटिफिक क्यों नहीं आया? और तो और आपने पढ़ा कि ये सफाई हो गई, और वो तो बोल रहे हैं कि माइलेज घट जाता है। थोड़ा बहुत बोले, थोड़ा बहुत घट जाता है। अरे आप तो कह रहे हैं कि उन्होंने सफाई दी,
वो कह रहे हैं कि माइलेज घट जाता है, मंत्री जी कह रहे हैं। तो अगर मंत्री जी की ये बात देश के हर व्यक्ति को पता चलेगी माइलेज घट जाता है, अच्छा बड़ा विचित्र है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं क्या हो गया इस सरकार के मंत्रियों को। वो रेसिंग कारों की बात करने लगे। अरे आदमी यहां छोटी बड़ी एसयूवी खरीदेगा, आप रेसिंग कराने लगे। रेसिंग कार से क्या लेने देना भाई, हम क्या जाने, रेसिंग कार में तो कितने के टायर आता है पता है। अभी बताइए, ये कोई ऐसा विवाद बन गया है क्या जिस पर सरकार बैकफुट में है? बैकफुट। अच्छा हाँ, एक लाइन और, गडकरी जी ने कहा था कोई लॉबी इसके पीछे काम कर रही है, तो सारे भी कहा, पूरी नाम नहीं लिया, तो सारे के सारे इंपोर्ट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का है वो तो सरकारी तेल कंपनियां करती हैं। तो बताइए ना कौन कर रहा है, जेल भेजिए। एक तो यह कि सरकार ने क्या नीतिगत निर्णय किया इस पर और क्यों निर्णय किया है, ये भी बात है कि इस पर क्या कहा जा रहा है, सफाई देना है नहीं देना। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जब आप अपने ही बड़ी योजना को ये कहेंगे नहीं 2013 में यूपीए ने लागू की थी, इसका मतलब आपके पास कोई एक ऐसी शंका मन में बची हुई है कि भाई इस पर कैसे काम करो। और मान लीजिए 2013 में यूपीए ने भी किया, आपने उसको एग्जीक्यूट किया, तो आप उसके लिए मैंने तो कहीं पढ़ा 2004 मतलब और बहुत पहले से नहीं, मतलब 2013 में उसको एग्जीक्यूशन पर वो लेकर आए, वो मसला नहीं है। और अब भी सरकार को इस पर साफ करना चाहिए। और मैं तो एक और सवाल समझना चाहता हूँ, हरदीप पुरी साहब पेट्रोलियम मिनिस्टर भी हैं, कि यदि 20% एथेनॉल मिला रहे हैं जो पेट्रोल के दाम कम करने के लिए, तो फिर कहाँ है, मतलब मुझे समझ भाई जितना गन्ना और धान और बांस करोगे उतने का ही करो ना, पता चला कल को ये भी एक मुसीबत बन जाए देश के लिए।